मिनट एक्स्ट्रा रुक जाना, मुझे सॉरी लेट हो गया। लॉ ऑफ क्राइम्स करेंगे, किया है तुम लोगों ने पहले? एक तुम्हारे पे सारे पीडीएफ्स आ गए जो सर ने भेजे थे, एक ड्रिल करते देखने को तुम लोगों को कितना आता है, ठीक? टेस्ट से ही सेव है, टेस्ट डॉट पीडीएफ करके। हाँ, एक करके आया होगा, एक पैसेज है, 5 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन, एक बार ट्राई करके देखो एक्यूरेसी कितनी आ रही है। इजी टू मॉडरेट लेवल है वो। द इंडियन पिनल कोड 1860 डज नॉट डिफाइन, इंडियन पेनल कोड 1860 डज नॉट डिफाइन कंसेंट करके है स्टार्टिंग में। आ गया? आ गया? ट्राई करो करेगा। 153 हो रहा है, 2 पे लेट्स डिस्कस। पांचों करने हैं, 2 तक 2।
सबका हो गया? एक सेकंड बस, ठीक है। फर्स्ट वाले का बताना। क्या? एक सेकंड, पैसेज समझ में आ गया? क्या बोल रहा है पैसेज? अरे बट लीगल टर्मिनोलॉजी यही है ना कि जो सेक्शन 90 है आईपीसी का, जो बीएनएस बन गया है, उसमें उन्होंने बोला कि कंसेंट को डिफाइन किया नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में कि अगर यहाँ पे कहीं पे भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा या फिर कोर्जन होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। और ये दोनों पार्टीज के लिए, अगर डिफेंडेंट को खुद ही नहीं पता कि मैंने कब फेक दे दिया, गलती से दे दिया, तब नहीं होता। ठीक है, पहले वाले का तुमने क्या किया? फर्स्ट क्वेश्चन एक बताओ। तुम्हारा A, a man promises B, a woman, that he will marry her if she has sexual intercourse with him. B agrees, but A flees and never contacts B again in the given situation, which statement is true? नीचे से स्टार्ट करते हैं। कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स वॉज गिवन विदाउट एनी मिसकंसेप्शन और फियर ऑफ इंजरी। देखो यहाँ पे ये था, उसने बोला कि आई हैव दिस इंटरकोर्स विद यू, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा। जब ये चीज़ हुई, इस बिहाफ पे इस औरत ने कंसेंट दी। वो औरत कंसेंट नहीं देती अगर वो शादी का ना प्रॉमिस करता तो। ठीक, अब अगर वो आदमी भाग रहा है, इसका मतलब है कि उसे पता था वो पहले भी भागेगा, मतलब वो भाग रहा है ना, वो बता के जाता कि मेरे पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे, वो भी सीन होता। ये आदमी भाग के गया, उसने कभी कॉन्टैक्ट भी नहीं किया। इसका मतलब साफ साफ ये है कि उसने सिर्फ उसको लड़की को यूज़ किया था शादी का बस बोल के। ठीक, तो यहाँ पे कंसेंट तो वो नहीं हुई, यहाँ पे वो कंसेंट नहीं होगी। पॉइंट इज कि इंजरी हो गया, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। यहाँ पे मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट होगा, उसने फैक्ट गलत तरीके से बताया कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उसको समझ में आ गया। इंजरी तब होती है जब वो प्रॉपर कहता कि मैं तुम्हें हथौड़े से मार दूंगा, भी करो मेरे साथ। तो ए सही है, अभी कर लेंगे। मतलब अभी हमें कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब होता है कि ओवरऑल तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अभी हम डिस्कस करेंगे, बस एक्यूरेसी देख रहे थे। सेकंड वाला बताना, बाकी सबका। सेकंड वाला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज अ पर्सन इज सेट टू कंसेंट टू द डूइंग ऑफ एन एक्ट इफ। ठीक है, तुम्हें इस बात ध्यान रखनी है, कंसेंट की जो डेफिनेशन है वो वहाँ पे नेगेटिव है, मतलब एक नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। ठीक है, सी वाला ऑप्शन देखना एक बार। अ पर्सन अग्रीज टू डू एन एक्ट, वो एक आदमी कोई भी एक्ट करेगा विदाउट एनी कंसेप्शन को उसका फैक्ट है या फियर ऑफ इंजरी है, एंड जिससे आप अग्रीमेंट बना रहे हो दोनों के पास रीजन नहीं होना चाहिए। जो ए वाला रीजन है उसमें सिर्फ एक आदमी की बात हुई है, पैसेज ने दोनों आदमियों की बात करी थी, जो एग्रीमेंट दे रहा है और जो एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों का ही फ्री होना चाहिए। सेकंड बी वाला जो ए क्या था, अ पर्सन अग्रीज टू डू एन एक्ट विदाउट मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट और फियर ऑफ इंजरी, ये सही है। बट यहाँ पे सिर्फ एक इंसान की बात हो रही है, हमें दो इंसान चाहिए थे, जो दो इंसान है वो सिर्फ सी में कवर हो रहा है। जो तुम्हें पूरा पैसेज पढ़ना है, तुम्हें देखना है कि बेसिक तो तुम्हें भी आता है, इसमें स्पेशल क्या था। पैसेज में स्पेशल ये था कि वो बताया था कि दूसरे वाले इंसान का भी नहीं होना चाहिए जो फैक्ट वाली प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन वाली प्रॉब्लम है। सी वाला ऑप्शन देखना, इसमें दो लोगों की बात हो रही है। अ पर्सन अग्रीज टू डू एन एक्ट विदाउट मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट और फियर, एक आदमी ने प्रॉमिस किया कि मैं कोई, एक जो आदमी बेसिकली शादी के लिए कर रहा है वो पहला वाला है, जो सेकंड पर्सन जिस पे अग्रीमेंट बनाया गया है वो दूसरी वाली औरत है। तो जो भी तुम्हारे ऑप्शंस होंगे वो पैराग्राफ से बहुत ज़्यादा ही इंटरलिंक्ड होंगे, इस वजह से सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में तुम्हें पैसेज वैसे भी पढ़ना पड़ेगा। थर्ड वाला बाकी सबने, एक मिनट, थर्ड में मेरे को ऑप्शन डी दिखी, अच्छा हाँ है, फिर डी बी negative terminology used to explain the meaning of consent under section 90 to emphasize on the factors that vitiate consent। vitiate मतलब होता है जो फैक्टर्स आपके कंसेंट जैसे 100% होनी चाहिए, जो फैक्टर्स आपकी परसेंटेज को कम करेंगे कि 90% कंसेंट हुई तो 50% कंसेंट हुई, जो आपके कंसेंट जैसे 100% होनी चाहिए, जब उसकी क्वालिटी कम कर रहे हैं। ठीक है, टू एम्फेसाइज ऑन द फैक्टर्स, ये एग्जॉस्टिव पैराग्राफ में लिखा था, एक सेकंड में लाइन बता रही हूँ कहाँ लिखा था। लास्ट पैराग्राफ पढ़ना, सेक्शन 90 कैन नॉट हाउएवर बी कंसिडर्ड एज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ कंसेंट। वो कह रहा है कि सेक्शन 90 में जो कंसेंट डिफाइन होगा, अगर वो
एग्जॉस्टिव मतलब उसमें और हो सकती है जो भी है कंडीशन। एग्जॉस्टिव बेसिकली मतलब ये हो गया कि जो मैंने तुम्हें कंडीशन दी है वो तुम्हें रखनी है, बाकी तुम्हें जो ऐड करना है तुम करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि द नॉर्मल कॉन्नोटेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट इज नॉट इंटेंडेड टू बी एक्सक्लूडेड वेरियस डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट बट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे देखो इसमें इज नॉट इंटेंडेड टू बी एक्सक्लूडेड लिखा है, नहीं समझ में आ रहा। दिस इज द स्कीम, उन्होंने देखो फर्स्ट लाइन में बताया कि दिस इज द स्कीम काउज ए नेगेटिव टर्मिनोलॉजी। सेकंड लाइन में वो उसको डिफाइन मतलब रीजन दे रहे हैं कि हमने नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्यों किया है। तुम सोचो इस पैराग्राफ का लास्ट में उन्होंने यही क्यों लिखा है, तुम्हें हिंट देने के लिए कि सेक्शन 90 कैन नॉट हाउएवर, हमने नेगेटिव टर्मिनोलॉजी दी है बट तब भी इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जॉस्टिव है, वो तब भी नॉन एग्जॉस्टिव है। हमने नॉट बस इसलिए लगाया ताकि जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और कोएर्शन वो ना हटे। इसका आंसर डी होगा, नॉन एग्जॉस्टिव स्कोप। नेगेटिव टर्मिनोलॉजी को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने लास्ट पैराग्राफ तुम्हें सब लास्ट पैराग्राफ पढ़ना था। लास्ट पैराग्राफ में कीवर्ड यूज हो रहा है एग्जॉस्टिव स्कोप वाला। तो जब तुम्हें, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शंस में सही लग रहे हैं, ए भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है, ये तो सब्जेक्टिव हो सकता है। जब तुम्हें लगे कि कुछ आंसर सब्जेक्टिव हो रहे हैं, तुम्हें दो तुम एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुमने पैसेज में से हिंट नहीं लिया है, तो तुम्हें पैसेज में वापस जाके हिंट लेना पड़ेगा। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे एग्जॉस्टिव हो गया, ये वैसे भी आते हैं, अगर एग्जॉस्टिव तुम्हें किसी पैसेज में दिख गया ट्राई टू अंडरलाइन इट, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देते ही हैं। फोर्थ वाला बताना। तो चूज तो करना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है अभी। बेसिकली एक से एक आदमी था, सेम था कि वो शादी करेगा, इंटरकोर्स होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। ठीक है, ठीक है, एलिमिनेट करते हैं। कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स वाज गिवन विदाउट एनी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट और फियर ऑफ इंजरी। देखो तुम्हें पहली बार तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया तो तुम पहले देखो, एनालाइज करो कि तुम्हें से दो ही कंडीशन पता है, एक तो मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कोई तुमसे झूठ बोले, दूसरा जब तुम्हें कोई फोर्स करे कि मैं तुम्हें चोट वोट लगा दूंगा ये वो। पैसेज में था कि दोनों जो भी लोग हैं वो क्लियर होने चाहिए माइंड से कि ना उसकी तरफ से गलती ना इसके साइड से गलती है। यहाँ पे तुम्हें किसके साइड से गलती लग रही है, किसी के साइड की नहीं है। मतलब बेसिकली लड़के ने प्रॉमिस किया, उसे गुड फेथ में बिलीव था। क्राइम में क्या होता है, इंटेंशन देखते हैं सब, इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। यहाँ पे देखो इस आदमी ने शादी के लिए हाँ बोला, घर रिश्ता लेके गया, घर वाले नहीं करने दे रहे हैं, तो उसका स्टार्टिंग से ये इंटेंशन यहाँ पे कोशिश, ठीक है। तो यहाँ पे वो मिस स्टेटमेंट, ये सबसे बड़ी बात है कि जब तुम ये पढ़ोगे तुम्हारे माइंड में एक बात फिट होनी चाहिए कि ये कंसेंट हुई कि नहीं हुई। तुमने ये पढ़ा, तुम्हें पैसेज पढ़ा था, अभी हमने मानो थ्योरी नहीं पढ़ी, जब पढ़ लेंगे तब प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। तुम्हें पता है कि कंसेंट लीगल, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड कोई गलती नहीं, इंटेंशन रिश्ता दिखा गया बाद में, ठीक है, तो कंसेंट हुई। तो जो ऑप्शंस कह रहे हैं कि कंसेंट नहीं, पहले हटेंगे। ये तो कह रहा है कंसेंट हुई, बी कह रहा है कि कंसेंट हमने दिया, कोई कंसेंट हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिसकंसेप्शन लिखा है ना। डी वाला सबसे पहले गिवन was given a misconception of fact and received misconception of fact। कंसेंट ये हुई है, वो कह रहा है कंसेंट नहीं हुई है, डी वाला ऑप्शन। सी वाला तो सबसे पहले हटाना चाहिए था। जो भी नेगेटिव वर्ड दिखेगा ना, मैं बता रही हूँ, हाँ, और इतने ही ट्रिकी वर्ड्स आते हैं, इसीलिए वो कहते हैं विदाउट कोई नेगेटिव वर्ड एग्जॉस्टिव दिख गया। ये प्रैक्टिस वाली प्रैक्टिस करने से हो जाएगी। कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स वाज रिसीव्ड नोइंग दैट द कंसेंट इज गिवन अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। ए वाला कह रहा है कि उस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स था, वो जो कंसेंट थी, वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट था कि आदमी ने कोई फैक्ट्स गलत रखे थे, नहीं रखे थे, तो यह आंसर बी होगा। फिफ्थ वाला बताना। विटिएट्स और ऑब्विएट में डिफरेंस क्या होता है? नहीं, विटिएट मतलब होता है जब तुम किसी चीज़ को इनवैलिडेट करते हो, उसको वीकेंड करते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि जो पहले वाला शादी वाला केस था, उसमें कंसेंट को विटिएट हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे कंसेंट नहीं हुई। ऑब्विएट मतलब होता है जब तुम किसी चीज़ को प्रिवेंट करते हो होने से। अब बताओ आंसर, ये मीनिंग इंपॉर्टेंट है ऑब्विएट की। अब तुम यहाँ पे देखो, ऑप्शन सिमिलर लग रही है, तुम उनको यहीं से हटा दो, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन।
मिसकंसेप्शन कंसेंट को कम कर रहा है, कंसेंट को कम कर रहा है। तुम इन दोनों में बात सॉर्ट ऑफ कर भी नहीं पाओगे, तो ए और बी हटा दो, तुम सी में। तब जब पैसेज में है ना, सी वाला देखो, एक मिनट, नॉट टू लिखा है, सॉरी मैंने ध्यान से नहीं देखा था। ट्रू मतलब फॉल्स देखना है, कौन सी चीज़ गलत है। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से कंसेंट की जो क्वालिटी होती है वो कम होती है, ये तो सही बात है। अगर किसी ने झूठ बोला है और मैंने कंसेंट दी है, तो मेरी कंसेंट को तुम 100% एक्यूरेसी से नहीं देखोगे, किसी कंसेंट में कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर मेरे पास फियर ऑफ इंजरी थी तब मैंने कंसेंट दिया, तभी मेरी कंसेंट तो पूरी नहीं मानोगे, कम मानोगे, है ना। ए और बी यहाँ पे ट्रू हो गए। ऑप्शन सी कह रहा है कि मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट ऑब्विएट्स द नेसेसिटी ऑफ कंसेंट। अगर किसी ने तुम्हें गलत फैक्ट बताया है, ठीक है, तो जो कंसेंट की नेसेसिटी होती है वो प्रिवेंट करने के लिए बताइए। मेरे को भी समझ में नहीं आया इसी ऑप्शन क्या है। जब मानो नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओ, डी पे जाओ। फियर ऑफ इंजरी इज एनालॉगस टू कोअर्जन। हाँ हो सकता है लिखा हो, लिखा है, हो सकता है ना लिखा हो, एक सेकंड। हाँ देखो लिखा है, थर्ड पैराग्राफ पे जाना। थर्ड पैराग्राफ की थर्ड पे लिखा हुआ है कि फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट जो होते हैं कोअर्जन एनालॉगस है, मतलब इनकी मीनिंग ऑलमोस्ट वर्ड नहीं है। तो तुम्हारा डी ऑप्शन भी सही हुआ। दिखा, थर्ड थर्ड पैराग्राफ पे दिखा। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई नया टर्म दिख रहा हो पैसेज में, तुम्हारे पास दो टर्म थे हमने जो डिस्कस करें, थर्ड पॉइंट को बार बार इग्नोर करे थे जो कि कोअर्जन था, हमने डिस्कस भी नहीं किया था वो। हर पैराग्राफ तुम्हें कोई ना कोई हिंट देगा, कहीं ना कहीं एम करेगा, तुम्हें उस पर्टिकुलर वर्ड को पकड़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लॉ ऑफ क्राइम की बात कर रहे हैं। हर कंट्री में एक अलग अप्रोच होता है जब हम क्राइम की बात करते हैं। एक अप्रोच होता है रिट्रीब्यूटिव, कुछ कंट्रीज में टिट फॉर टैट होता है, जैसे आप सऊदी को ले लो, आपने रेप किया आपके हाथ कटेंगे, चोरी की हाथ कटेंगे, ठीक। एक होता है लिबर्टेरियन सोसाइटीज, यहाँ तुम कोई भी क्राइम करो सब चलता है, सब भी क्राइम कर लो। फॉर एग्जाम्पल मिर्जापुर, आप गन से मारो, हम गन से मारो, सब गन से मारो, ठीक। देन होता है रिफॉर्मेटिव, ये इंडिया में फॉलो होता है। हम कहते हैं कि हम, गांधी जी का अप्रोच था, हमें अपनी अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म में लाना है। तो जब कोई जेल में जाएगा उसे हम एजुकेशन भी देते हैं, लाइब्रेरीज भी देते हैं, एक्सरसाइजेस भी होती हैं कि वो जेल जाएगा, वो अपने पक्षता आई डोंट नो बट करेगा, उसको अपनी प्रॉब्लम्स रियलाइज होंगी, सुधार आएगा, फिर वो जेल से निकलेगा, वो एक बहुत संत आदमी बन जाएगा, अपनी कंट्री को रिफॉर्म में लाएगा, चेंज करेगा सोसाइटी को। इस वजह से रिफॉर्मेटिव का कंसेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया में एक डिबेट हुआ था कि वाई नॉट जो रेप करते हैं उन्हें हम डेथ पेनाल्टी क्यों नहीं देते। गांधी जी का एक्सप्लेनेशन यही था कि अगर, हाँ नहीं नहीं वो भी नहीं, उन्होंने बोला कि अगर हमने डेथ पेनाल्टी देना शुरू कर दिया तो जो रेप सर्वाइवर होते हैं ना, जो बच रहे हैं, उनको मार देंगे वो लोग। जब उन्हें पता है कि मेरे को मरना ही है तो वो जिसका रेप करे उसको मार डालेंगे, क्योंकि कोई विटनेस भी नहीं होगा, कोई प्रूफ भी नहीं होगा और वो बचेंगे, तो क्राइम और बढ़ेंगे। तो दूसरा ओपिनियन ये था, लोगों ने कहा कि ठीक है वो भी तो मारेंगे जो रेप कर रहे हैं, कुछ तो होगा। तो गांधी जी ने कहा कि हमारी रिफॉर्मेटिव सोसाइटी में लोगों में सुधार लाना है, हटाना नहीं है। आप कितनों को हटा दोगे, तो रिफॉर्म वाला था, तो वहीं से अप्रोच आया कि हमारा जो भी जुडिशियल सिस्टम होगा वो रिफॉर्मेटिव अप्रोच पे बेस्ड होगा। कुछ पैसेजेस क्लास में बहुत थ्योरेटिकल आते हैं लॉ में, ठीक है, वो तुम्हें ऐसी फिलोसफीज देंगे फिर पूछेंगे। तो जो इंग्लिश देते हैं इन टर्म्स को समझाने की वो बहुत गंदी वाली देते हैं, तुम्हें समझने में टाइम लगेगा कि बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ये वर्ड पहले से पता होने चाहिए। ये यूटिलिटेरियन वर्ड है, ये तुम्हें सीआर में भी अब तक मिल गया होगा, इंग्लिश में भी मिल गया होगा। यूटिलिटेरियन अप्रोच होता है कि तुम सबका अच्छा चाहते हो, सभी का अच्छा चाहते हो, मैक्सिमम हैप्पीनेस देखोगे लोगों की। यूटिलिटेरियन अप्रोच हर कंट्री का ड्रीम है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो, कोई क्राइम ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, सब इक्वल हो। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉट क्राइम है, बट मेरे को मिला तो मैंने बता दिया, ठीक है। ये दो वर्ड्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, मेला इनसे, मेला प्रोहिबिटा, ठीक है। मेला इनसे वो क्राइम्स होते हैं जो इनहेरेंटली रॉन्ग है, मतलब ये हर जगह गलत है, किसी भी कंट्री में रेप जस्टिफाइड नहीं है, मेला इनसे, ठीक। लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्राइम्स हैं जो सिर्फ एक कंट्री में प्रोहिबिटेड है। जैसे यूके में लास्ट ईयर उन्होंने कहा कि कुछ बुल डॉग्स और अग्रेसिव डॉग्स आपको पेट करना अलाउ नहीं है। कल को वो किसी डॉग किसी भी इंसान को बाइट करेगा तो हो सकता है कि ओनर को भी आई थिंक 5 ईयर्स की जेल हो सकती है, ठीक। लेकिन ये इंडिया में ऐसा कुछ नहीं बना है अभी तक। तो जो लॉज पर्टिकुलर कंट्री में रोक रहे हैं उसको हम मला प्रोहिबिटो कहते हैं, और जो इनहेरेंटली रॉन्ग है, हर जगह रॉन्ग है रेप करना, वो मला इनसे है। बस ये ध्यान रखना कि अगर कहीं पे भी कीवर्ड आ रहा है माला, इसका मतलब होता है रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलती होगा इससे रिलेटेड। तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ क्राइम्स पढ़ रहे हैं। इंडिया में पनिशमेंट्स भी होती हैं। पनिशमेंट भी कैसी होती है, एक होता है डेथ, एक होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एक होती है थोड़ा सा लेस स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जिसमें तुम्हें जेल भेज के काम करवाते हैं, एक होता है, हाँ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, एक होता है जो तुम्हें फाइन दे देते हैं, और एक होता है तुम्हारी प्रॉपर्टी फोरफीट कर लेते हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमसे छीन लेते हैं, ठीक है।
ये काइंड ऑफ पनिशमेंट है, ये भी बस ओरली पता कर लो, इसमें ऐसे पढ़ने वाला कुछ नहीं है। कुछ स्टेजेस ऑफ क्राइम होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तुम जब भी कोई क्राइम करोगे सबसे पहले तुम्हारे अंदर जो क्राइम लॉ ऑफ क्राइम देखेगा वो होगा कि तुम्हारे अंदर इंटेंशन है कि नहीं है। ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन टॉट एंड क्राइम्स। टॉट में इंटेंशन मैटर नहीं करती, क्योंकि इंटेंशन मैटर नहीं करती तो टॉट में मिस्टेक भी मैटर नहीं करती। तुमसे गलती से हुआ हो, गलती से ना भी हुआ हो, हमें मतलब नहीं, तुमसे गलती हुई तुम्हें पे करना है। क्राइम में इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुमसे गलती हुई भी है, मानो तुमने बीवी को मार दिया बट तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट तुमने कोई क्राइम नहीं किया है। यहाँ पे FIR सिस्टम होता है, कोई क्राइम हुआ तुम्हारे अगेंस्ट, तुमको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, FIR दर्ज करनी पड़ेगी, फिर वो जो कोर्ट में केस आता है वो स्टेट पुलिस के थ्रू सबमिट होता है। तो वहाँ पे प्लेंटिफ तुम नहीं हो, वहाँ पे प्लेंटिफ बेसिकली स्टेट है। ये कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जो ओवरऑल सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर तुम इनमें से पैसे देके काम चला लोगे तो तुम्हारी सोसाइटी बहुत डिटोरिएट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्राइम्स होने लगेंगे, ठीक, जैसे रेप वगैरह हो गया। अब कल को तुम्हारे कोई घर पे थूक रहा है, ये क्राइम इतना नहीं होगा कि तुम्हें कोई जेल में डाल दे। तो जो बहुत उच्च लेवल के क्राइम्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। इस वजह से कोई मिसयूज़ ना करे, कुछ भी बोल दिया। जैसे जो टॉर्च था उसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस थे, कोई लिमिट नहीं है कि किसी ने किसी का आधा गंजा कर दिया बाल तो 1 ही लाख मिलेंगे, नहीं, पैसा 100 रुपीज़ से करोड़ों तक जाता है, लाखों तक जाता है। इसमें क्राइम्स में ना स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी लॉ में, BNS में भी लिखा है, IPC में भी लिखा है, डाउरी एक्ट अगेन डिफरेंट कि अगर आपने ये पर्टिकुलर क्राइम किया है तो आपको एक्जैक्टली 50 लाख पे करना है, एक्जैक्टली 2 लाख का कंपनसेशन है। तो ये कोडिफाइड है। कोडिफाइड बेसिकली समथिंग विच इज रिटन, टॉर्ट्स आर अनकोडिफाइड लॉ, ठीक है। तो जो स्टेजेस ऑफ क्राइम है उसमें सबसे आपने क्या सोचा कि आप उस पर्टिकुलर इंसान को मारोगे, ठीक है। और इंटेंशन में 2 टाइप्स की होती है, एक मेलाफाइड होती है, एक बोनाफाइड होती है। मीनिंग पता है? हाँ, तो जब तुम किसी का अच्छा चाहते हो वो अच्छी इंटेंशन में, तो वो बोनाफाइड होता है। एक बस याद करना, अगर तुम्हें कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है वो बोना से स्टार्ट हो रहा है तो उसका मतलब गुड ही होता है। बोना मीन्स अच्छा, मेला मतलब बैड। तुम कोई इंटेंशन गलत सोच के कर रहे हो, मान लो तुम्हारा ये था कि अगर मैं कुछ झापड़ मारूंगी तो वो उसके ऑक्सीजन आ जाएगी एंड ऑल, ठीक है, आई डोंट नो, बट होते हैं कुछ इंटेंशन। अगर तुम अच्छे विल से कर रहे हो, कुछ अच्छा सोच, जैसे मान लो बाहर आग लगी है घर के, इसलिए तुम रैंडम एक सड़क पे बच्चा था, कार आ रही है, तो तुमने इस वजह से उसको उठाया और थोड़ा सा दूर पे रख दिया, बच्चा हार्ट अटैक से मर गया, मान लो डर के मर गया, स्ट्रेंजर ने कैसे छू लिया। माय पॉइंट इज कि यहाँ पे इस आदमी की इंटेंशन अच्छी थी, बोनाफाइड इंटेंशन थी कि उसको एक्सीडेंट से बचाएगा। क्योंकि इंटेंशन फर्स्ट पार्ट पे गलत हो गया तो इस आदमी ने कोई क्राइम नहीं किया, ठीक। अगर तुमको इंटेंशन दिख रहा है, सेकंड चीज तुमको देखनी पड़ेगी प्रिपरेशन। तो सास बहू के नाटक में तुम ये नहीं बता कि बहू ने उसको मारने का सोचा था तो वो क्राइम हुआ, नहीं। तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी पर्सन है उसने अपना क्राइम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या प्रिपेयर किया। इसमें तुम्हें दिखाना होता है कि तुम गन्स खरीदने गए, तुमने रस्सी खरीदा, अगर तुम्हें किसी को इंटॉक्सिकेट करना है तो क्या तुम ड्रग्स खरीदने गए। ये इंटेंशन के बाद वाले स्टेप्स होते हैं जब तुम्हें एग्जीक्यूट करना होता है। अगर तुमने इन 2 स्टेप्स पर रुक गए हो, तुमने किसी को मारने का सोचा, तुमने जहर ले लिया, यहाँ तक भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि तुमने अभी एक्शन पे नहीं आए हो। तो सिर्फ इंटेंशन और प्रिपरेशन आर नॉट इनफ टू बी हेल्ड लायबल क्राइम में। एक थर्ड चीज आती है विच इज अटेम्प्ट। जैसे ही आपने अटेम्प्ट करा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास गन है, आप किसी को मारने के लिए आए, मैंने गन नहीं चले बट तुम्हारे सामने गन रख दी, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है। अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम चोरी करने के लिए किसी के घर के सामने आ गए, अब तुमने अटेम्प्ट कर दिया है, तुमने सिर्फ चोरी करने के लिए मास्क वगैरह खरीदा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और होता है अकम्पलिशमेंट, हाँ वही, बट अकम्पलिशमेंट भी हो सकता है। मेरे में क्या लिखा, अकम्पलिशमेंट ही लिखा। अकम्पलिशमेंट इज मोर अबाउट क्या तुमने वो चीज़ हासिल करी। तुम किसी को मारना चाहते थे, क्या वो मरी। तुम चोरी करना चाहते थे, किडनैप करना चाहते थे, क्या वो तुमने किडनैप करने में सक्सेसफुल रहे। अगर तुम सक्सेसफुल, जैसे एक मर्डर होता है कल्पेबल होमिसाइड वगैरह, अभी हम पढ़ेंगे। बेसिकली यही है कि पनिशमेंट कम हो जाती है। तुम किसी को मार डालो, तुमने मारने की कोशिश करी, में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये कुछ स्टेजेस ऑफ क्राइम होते हैं। एक 2 वर्ड इसमें फिर से इंपॉर्टेंट है बताना, ये पता है कि नहीं। हाँ, सर ने पढ़ाया है ना, मैम पढ़ाती है। देखो दोनों ही इवन हैं, मतलब नेगेटिव बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव इंटेंशंस होते हैं, गिल्टी माइंड, क्या तुमने गलत माइंड से काम किया। और एक्टर्स रिया होते हैं एक्शंस, क्या तुम्हारे गलत एक्शंस हैं। तुम्हारे गलत एक्शंस हैं और गलत माइंड है, जब ये मिलेंगे साथ में तब तुम्हारा क्राइम होगा। तुमने अगर सिर्फ गलत सोचा है, तुमने कोई गलत एक्शन नहीं किया तो क्राइम नहीं है। तुमने गलत एक्शन किया बट तुम्हारा गिल्टी माइंड नहीं है, तब भी क्राइम नहीं है। तो बस 2 ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं क्राइम के लिए, एक्टर्स रिया और मेंस रिया, ठीक है।
अब मेरे को बता तो कॉन्स्पिरेसी के इंग्रेडिएंट्स पता है? सोचो सोचो, कॉन्स्पिरेसी का आइडिया तो होगा एटलीस्ट। क्या होती है? हाँ, बेसिकली कॉन्स्पिरेसी में इंटेंशन तो होगी, बट मैं तो पॉइंट इज कॉन्स्पिरेसी का पहला वाला एक इंग्रेडिएंट है कि तुम कोई इलीगल एक्ट करोगे। एक इलीगल एक्ट करोगे, मोर देन वन पर्सन। एक आदमी कॉन्स्पिरेसी कैसे कर सकता है ना? तो मोर देन वन पर्सन होगा। और एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट व्हेन टू और मोर पीपल अग्री टू डू और कॉज बिना इलीगल एक्ट। एक और था इस पर, बेसिकली एक कॉमन अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट भी जो होता है वो एक कॉमन सेट ऑफ बिलीव्स पे होता है। तुम्हारा ये कॉन्स्पिरेसी का नहीं हो सकता कि तुम किसी और को मारो, तुम किसी और को मारो, तुम किसी और को मार रहे हो। एक कॉमन इंटेंशन होता है, कॉमन एम होता है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्स्पिरेसी ऐसे मेरे को अलग से कोई पैसेज अभी तक तो कॉन्स्पिरेसी पे नहीं आया, मेरे को नहीं लिखा। मोस्ट ऑफ देम डाउरी वगैरह पे होंगे, रेप पे होंगे, मर्डर पे भी होंगे, कॉन्स्पिरेसी पे नहीं होता है सच। बस कॉन्स्पिरेसी में इतना जान लो कि एक कॉमन एग्रीमेंट होता है, दो से ज़्यादा लोग होते हैं और कोई इलीगल एक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अब होता है ये, इसका आइडिया को अबेटमेंट वो वाले लोग होते हैं जो पीछे पीछे साइड में चल रहे होते हैं, मतलब ये डायरेक्टली क्राइम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ, जिनका दिमाग रहता है, जो नहीं, इसमें और अलग टाइप के लोगों की बात हो रही है। जैसे मेरे को पता था कि एक आदमी पागल है, मैं इसको बहुत इंसान मार दो उसको मार दो, क्या पता है इसको जिंदा रखे, क्या बोला, तुम्हारे मन में पूरा फील कर रहे हैं मारो 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 मारो। अगर मैं इतना नहीं कहती तो नहीं होता। या मैंने मानो तुम्हारी वाइफ के साथ डाइवोर्स हुआ है और मैं तुमको जहर ला के दे दूँ, तुमको ड्रिंक करा दूँ, मार दो बहन, मतलब मार दो उसको, क्या चाहिए। मतलब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ तुम करो, और मैं फिर सीन से गायब भी हो जाती हूँ। मैं तुमको इंस्टिगेट कर रही हूँ, ठीक है। तो जो ये पीछे साइड ऑफ द सीन ऐड करते हैं लोग, ठीक है, इनको बेटर्स कहते हैं। और ये जो क्राइम होता है या बेटमेंट होता है, normally a crime is committed by joining hands of several person, but there are people who act behind the curtains। पर्दे के पीछे ऐड करते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आप उनको पैसे दोगे कोई काम करने के लिए, इसमें पैसे वाले भी लोग होते हैं कि आपको पैसा दे रहे हैं, इसको मारो। तो जब मैं किसी का मर्डर करा रही हूँ, मैंने किसी को पैसे दिए, उसने इसको मारा, तो सिर्फ वही इंसान लायबल नहीं होगा, मैं भी लायबल होंगी, क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं। किसी भी क्राइम करने पे अगर आप पैसे दे रहे हो वो भी अबेटमेंट होता है। अगर आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो वो भी अबेटमेंट होता है, ठीक है। अब मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन बता रही हूँ, मेरे को उसका आंसर बताना। प्रिंसिपल ये है कि प्रिपरेशन करते हो जब आप किसी ऑफेंस के, तो वो क्राइम नहीं होता, ठीक है। आफ्टर मेकिंग प्रिपरेशन, अगर आप कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए जाते हो और अटेम्प्ट कर देते हो, तब ऑफेंस होता है। फैक्ट ये है, जय वॉन्ट्स टू किल वीरू, ही बाइज अ गन फॉर कमिटिंग द मर्डर, he then sets out searching for Viru, and when he sees Viru, he loads his gun, takes aim at him and pulls the trigger। अब कौन सा रीजन? द लैटर। जब वो घर से ढूंढने के लिए निकल रहा है तब से वो लायबल है, फ्रॉम द टाइम ही लोड्स द गन, फ्रॉम द मोमेंट ही टेक्स एम एट वीरू, ठीक है। करा हुआ है क्या? ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ डिफेंसेस की बात करेंगे। कुछ डिफेंस टॉट और है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस है वो एक्सक्यूजेबल। देखो, दो तरीके के डिफेंसेस होते हैं। एक्सक्यूजेबल होता है, तुमने करा है भी एडमिट, बट तुमको एक्सक्यूज कर देते हैं कि ठीक है तुम बच्चे हो, तुम ड्रंक हो एंड ऑल। कुछ हमारे पास जस्टिफाइबल होते हैं कि तुम जस्टिफाई कर सकते हो अगर तुमने कोई क्राइम किया है भी तो क्यों किया है, ठीक है। सबसे पहला होता है मिस्टेक। क्राइम्स में मिस्टेक एक अच्छा डिफेंस है कि गलती से, टॉर्ट्स में नहीं था। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। एक मैंने बहुत गंदा सा पैसेज देखा था, फिर कभी नहीं देखा। वो उस पैसेज में टॉर्ट का मिस्टेक भी लिखा था और क्राइम का मिस्टेक भी लिखा था, बट जो केसेस थे वो हमें नहीं बता रहे थे कि टॉर्ट का केस है कि क्राइम का केस है। और कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे डिफेमेशन, प्रोसिक्यूशन, ये क्राइम और कॉन्ट्रैक्ट दोनों में आते हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो क्राइम की बात हो रही है। उसमें ये था, उन्होंने बताया था कि टॉर्ट्स में मिस्टेक डिफेंस नहीं है, क्राइम में मिस्टेक डिफेंस है। बट जो केसेस थे
उसमें नहीं बताया था कि ये टॉर्ट का केस है कि क्राइम का केस है, और वो पैसेज बहुत बड़ा था, तो मेरा गलत भी हुआ था, बट मैंने दोबारा वो नहीं देखा, आई डोंट थिंक आएगा। बट इन केस भी आता है तो समझ लो कि मिस्टेक नहीं होती है, टॉर्ट में बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा सा लगता है कि वो डिफेमेशन में थोड़ा सा हिंट देते हैं कि गलती से हो गया था, बाय डिफॉल्ट हो गया था, गलती से बेइज्जती कर दी थी, गलती से दोस्त को बता दिया। टॉर्ट पे जहाँ मिस्टेक दिखे हटा दो, वो कोई डिफेंस नहीं है। मिस्टेक यहाँ पे ये देखना, मिस्टेक ऑफ लॉ कोई रीज़न नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट रीज़न है। अगर कल को कोई इंसान कहता है कि मेरे को नहीं पता था ग्रीन लाइट पे हमें व्हीकल आगे करना होता है, मेरे को नहीं पता था किसी को मारना भी ऑफेंस है, मेरे को नहीं पता था दहेज देना भी गलत है, फॉर एग्जाम्पल गाँव में लोग कहते हैं कि डाउरी कैसे लीगल होता है, हमें नहीं पता। वही है, तो अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे को इस लॉ का पता ही नहीं था, फॉर एग्जाम्पल आप किसी दूसरे कंट्री पे आ गए हो और वहाँ पे हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्राइम से रिलेटेड आते हैं, दूसरी कंट्री दे देते हैं और बोलते हैं कि उस आदमी को उस कंट्री के लॉज का पता नहीं था, तो ये भी कोई रीज़न नहीं हुआ, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है। ठीक, हिंट देने के लिए वो तुम्हें बस इतना बताएंगे, पैसेज में यूजुअली मेंशन कर देते हैं, इंडिया तो नहीं करेंगे बट तभी तो समझ में आ जाएगा कि ये इंडिया है कि बाहर है। माई पॉइंट इज मिस्टेक ऑफ लॉ होता ही नहीं है डिफेंस, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। जैसे कि फैक्ट ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा धूप थी, अरे मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल हाँ बट और अच्छा फैक्ट हो सकता है इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अरे जो लापता लेडीज था उसमें गलती से और दूसरी औरत को लेके आ जाता है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, उसे नहीं पता था उसकी बीवी है। ठीक है, फिर कुछ एक्ट्स होते हैं जो कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को अलाउ करती है, पुलिस को अलाउड है अगर कोई क्राइम दिख रहा है कुछ ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस तो उठा के ले जाते हैं, इट्स ओके। कभी कभी क्या होता है कि मान लो मैं बेहोश हो जाऊँ यहाँ पे, कोई स्ट्रेंजर मेरे को उठा के हॉस्पिटल तक भी ले जा रहा है, बड़ी बात है, ठीक है सही है। कभी कभी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में ये होता है कि पुलिस को लगता है कि इसके पास बॉम्ब वॉम्ब है, जब टेररिस्ट लेवल के अटैक हो जाते हैं तो हो सकता है तुमको डिटेंशन पे बंद कर दिया, अगर उनको रीजनेबल लग रहा है कि हाँ तुम टेररिस्ट वगैरह हो, तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एक बहुत अच्छा डिफेंस होता है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज देते हैं कि पुलिस वगैरह कि हमने ऐसा किया तो क्यों किया। कभी कभी मिलिट्री जम्मू कश्मीर में लड़ाई होती थी, सिविलियंस को मार देते थे, गलती से मर जाते थे, तो उनको मर्डर की सज़ा नहीं होती थी क्योंकि स्टैट्यूटरी डिफेंस लगा देते थे वो, हमारे पास रीज़न थे मानने के लिए कि वो टेररिस्ट है। ठीक है, थर्ड होता है एक्सीडेंट, ये भी इस पर डिफेंस है, टॉर्ट्स में नहीं था। डिफेंस मतलब एक्सीडेंट मतलब ये होता है कि ठीक है एक्सीडेंट तो पता ही, एक्सीडेंट मतलब हो गया गलती से। फिर एक होता है नेसेसिटी, एक्ट टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म। हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है नेसेसिटी में अगर मैंने जो मर्डर वाला केस बताया था, अरे एक केस मैंने बताया था ना जिसमें 4 लोग केव में थे, एक मैंने बताया था जिसमें केव में थे और गेम खेल के डिसाइड था किसको खाएंगे, वो कैनिबल था, आई थिंक यू आर नॉट देयर, कल बताया था, तो उसमें भी नेसेसिटी हो सकती है, जिंदा रहने के लिए कर लिया। फिर ये नेसेसिटी वाला ऑप्शन सही था। चिल्ड्रन इन्फेंसी वाला इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें, एक एज लिमिट होती है, अगर आपने इस एज तक कोई भी क्राइम किया तो उसको क्राइम में मानते नहीं है। कौन सी एज है? देखो, अगर तुम्हारी एज 7 से कम है, तुमने कोई क्राइम ही नहीं किया, ठीक। अगर तुम्हारी एज 7 से लेकर 12 है, तुमको जुवेनाइल जस्टिस में भेजा तो जाएगा, बट पहले इंश्योर किया जाएगा कि जो तुमने किया यू न्यू व्हाट यू आर डूइंग, तुम्हारे अंदर मेंटल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों थी वो एक्शन परफॉर्म करने की, और वो इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे कोई भी इंस्टिगेशन नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी केसेस में जो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स होते हैं बच्चे से करवाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी पे भी ना बच्चा छूट भी जाए, ठीक है। बट एक डेफिनेशन है बीएनएस में, ये इंपॉर्टेंट है, बीएनएस की डेफिनेशन में चाइल्ड इज लाइक बिलो 18, उसमें टीन एज नहीं होते, एडोलेसेंट नहीं होता इंडिया में, आइदर यू आर चाइल्ड और यू आर एन एडल्ट, ठीक है। बट जो अभी नए लॉज आ रहे हैं पॉक्सो एक्ट वगैरह, उसमें उन्होंने डालना शुरू कर दिया एडोलेसेंट वाली सीन्स भी, ठीक है। ठीक है, एक होता है इंसेनिटी, इंसेन लोग, पागल लोग, ये बहुत अच्छा तरीका होता है अपने आप को बचाने का, इवन इफ यू हैव डन रेप एंड ऑल, मैं पागल हूँ, मैं इंसेन हूँ, क्राइम जो कर रहा था उस पॉइंट पे। कुछ लोग होते हैं जो 100% पागल नहीं होते, बीच बीच में होते हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट पैसे से देखे, अगर तुम्हें केस में बचना है यू कैन से कि तुम इंसेन हो, क्योंकि तुम 100% वैसे भी नहीं है, कोर्ट का सेट है कि 50% इंसेन होना चाहिए। हाँ वही है, बट माई पॉइंट इज कि इसमें कंडीशन ये है दैट एट द पॉइंट जब आप क्राइम कमिट कर रहे हो उस टाइम पे आपको वो चीज़ होना ज़रूरी है। पनिशमेंट होती है, मैंने एक बहुत बड़ा सा एक्ट भेजा है ना, वी विल गो थ्रू इट, बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्ट है। बेसिकली मेरे को क्राइम टॉर्च वाज इजी,
क्राइम जब हम ओरली पढ़ते हैं तो थोड़ा सा तब भी लगता है क्योंकि जो पैसेजेस आते थे बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, ठीक है। मैंने एक्ट पढ़ा था, नॉट पूरा, कुछ इंपॉर्टेंट क्योंकि वो हूसोएवर ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं। एक बार तुमने एक्ट में 3-4 चीज़ें पढ़ ली है, बीएनएस एक्ट, मैंने कुछ हाईलाइट भी करें चीज़ें, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस लीगल टर्मिनोलॉजी को पढ़ना कैसे है, ठीक है। एक होता है जब तुम इंटॉक्सिकेटेड थे, तुम दारू में थे, तुम हाई थे, नॉट टिप्सी बट भंड, टिप्सी भी हाँ हो सकता है, टिप्सी चलता है, टिप्सी होके ड्राइव किया है। टिप्सी इज लाइक दिस भंड इज लाइक, पता नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा, कब था टिप्सी, कब था? अच्छा वो हाँ, उसमें कौन सा कैरेक्टर था? कैलिबान। हमारे सन ने हमें टेम्पेस्ट की मूवी दिखाई थी, उस पर बहुत लाइक हमारे में वही सिलेबस था। मैंने पूरी लास्ट की स्पीच याद करी थी उसकी। हाँ, आई भी नहीं थी। मेरे को उसका समझ में नहीं आता था, उसका कोऑर्डिनेट का। मिरांडा, हाँ ठीक है, इतना जल्दी कैसे पॉसिबल है? हाँ भाई, बहुत स्टूपिड प्ले था, मतलब मेरे को सच। हाँ, मैं सीबीएसई से हूँ। ओ, आईसीएसई। मैंने भी टेम्पेस्ट तभी तो किया, फिर चेंज हो गया। तुमने प्रोस्ट में एक स्टोरी थी बर्फ वाली, डिकेंस, उससे वाहियात कहानी सुनी है तुमने? और हमारे सामने में 3 बार मूवी याद दिखाई थी कि हमें याद हो जाए। एनीवे जब हम इंटॉक्सिकेशन की बात करते हैं, तुम गाड़ी चला रहे हो, तुमने किसी को ठोक दिया, अगर तुम ये प्रूव कर ले जाते हो कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं पिया था, मुझे किसी ने पिलाया, तो तुम बच सकते हो। अभी जो पुणे में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बच्चे ने ठोक दिया था, माइनर था, उसने तो बता दिया कि देखो मैं तो नहीं था ड्रंक। इसमें तुम्हें बस इतना बताना होता है दैट तुम विलिंगली ड्रंक नहीं थे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी लोग तुम्हारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर देते हैं, तुम्हें नहीं पता होता, लाइक तुम्हारे पिल विल खिला दी, समथिंग समथिंग हो गया, तुम लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं। अगर ये हो जाए कि कोई भी इंटॉक्सिकेटेड होगा तब भी नहीं माना जाएगा, ठीक। तो उन्होंने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि अगर आप खुद से इंटॉक्सिकेटेड हुए हो तब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। अगर आपको नॉट, आप विलिंगली नहीं, आप कंसेंट नहीं दी थी, तब भी आपको पता चल गया आप कहीं से इंटॉक्सिकेटेड हो, तब आपसे कोई गलत चीज़ हो जाए, एक्सीडेंट, तब ये एक वैलिड डिफेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है फ्लैट में वो ये वाला है, प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस के कंडीशंस ये हैं कि तुम्हारे पास एक कंटिन्यूइंग थ्रेट होनी चाहिए। बेसिकली अगर मैं तुम्हें ऐसे हाथ दिखा दिया, तुम मेरे को उस लेवल पे नहीं चाटा वाटा मार सकते हो। कंटिन्यूइंग थ्रेट होती है जैसे कि तुम्हारे पापा आते हैं घर पे, तुम्हारी मम्मा को मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पहले जूता उठाया, अब रॉड उठा दी, कंटिन्यूइंग थ्रेट है, तुम्हें लग रहा है सीरीज ऑफ इवेंट्स में कि तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है, और ये मस्ट भी कंटिन्यूइंग होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग थ्रेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा, मान लो तुम्हारे बॉस के मैनेजर तुम्हें बताते हैं, पापा के मैनेजर नहीं, पापा के एम्प्लॉय तुम्हें बता रहे हैं कि देखो बॉस गुस्सा होकर गए, आज तो तुम गई गन उठा के गए, तुम्हें मार देंगे, और तुमने उतने चक्कर में पहली गन उठा के पापा नॉक नॉक ढिश गया। ये नहीं होता, थ्रेट होनी चाहिए। फ्यूचर थ्रेट का कोई मतलब नहीं है, पास्ट थ्रेट का भी नहीं है कि उसने मुझे 10 साल पहले मारा था तो मैं उसको आज मारूंगा। हमारे इंडिया में रिवेंज अलाउड नहीं है सच, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग थ्रेट होनी चाहिए, राइट एट द मोमेंट थ्रेट होनी चाहिए। इतना होना चाहिए कि तुम पुलिस के पास जाने का भी टाइम ना हो, तभी तुम सामने वाले को इतना गंदे तरीके से मार सकते हो। सेकंड, कंटिन्यूइंग थ्रेट होनी चाहिए, यानी गन दिखाई में चली गई, अब तुम कंप्लेन, अब तुम मेरे को मारने आ रहे हो पीछे से कि तुमने जो गन भी कैसे दिखाई, सामने गन होनी चाहिए, तो रखा हुआ है गन लेके, बस प्रेस हो रही है, प्रेस हो रही है, प्रेस हो रही है, उसने चक्कर में तुमने उसका सर्वर फोड़ दिया तो समझ में भी आता है। बट द थिंग इज कि जो तुम्हारा रिएक्शन है वो रीजनेबल होना चाहिए। अब तुम्हारी किसी ने चुटकी काटी, तुम उसके आइज में पेन नहीं भोग सकते, लाइक वट एवर इट इज़, मतलब वही है कि तुम्हारी किसी ने मान लो गाड़ी ठोक दी ऐसे रॉड से, कल को तुम उनके सर पे ही रॉड से मारे दे रहे हो, तो ये जो एक्शन है आपके रीजनेबल होने चाहिए, कि थोड़ा सा प्रोपोर्शन होना चाहिए कि आपको जिसने मारा आप उसी लेवल पे उसे मार रहे हो, थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे मार रहे हो, कल को कि तुम्हारे कोई घर में घुस गया फिर तुम उसको रॉड से मारना शुरू कर दिया कि मेरे को लगा चोर है, ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये गलत है, ये कोई डिफेंस नहीं है। उसके बाद
एक केस बता रही हूँ, बताना सही है कि नहीं। प्रिंसिपल ये है कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, ठीक। इफ हिज लाइफ इज अंडर इमिनेंट थ्रेट, इमिनेंट थ्रेट मतलब जो तुम्हारा बिल्कुल राइट तुम्हारे सामने है कि तुम मर जाओगे, ठीक है। फैक्ट्स, मिस्टर प्रशांत थ्रेटन्स मिस्टर कृष्णा that he will kill Mr. Krishna. After saying so, Mr. Prashant goes to his house saying that he would get his axe. Options: Mr. Krishna will have to run away. Mr. Krishna will have to go to the police station and file a complaint. Mr. Krishna exercise the right of self-defense. Can exercise the right of self-defense. Mr. Krishna cannot exercise the right of self-defense. क्या बी वाला था पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, सी वाला था कि वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस कर सकता है प्रैक्टिस। क्या ऑप्शन भूल गए? वो ना क्या होता है, डिसीजन बहुत क्विक लेना पड़ता है। लाइक डेटिंग ऐप डाउनलोड करो, डिसीजन मेकिंग पावर राइट लेफ्ट सही हो जाएगा। इसका आंसर डी है। देखो डी है कि वो अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि ये कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास एक सेकेंड, सोई थी 7 बजे, घर आई थी 6 बजे। हाँ मैं कह रही थी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, नो डाउट। प्रिंसिपल में लिखा है क्या कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई तुम्हें धमकी दे के गया तो तुम पुलिस स्टेशन जा सकते हो? अरे वो बात ठीक है, इसमें क्या होता है पूरे क्लास के पैसे में याद रखना, तुमको ऐसा बिहेव करना है कि तुम्हें कुछ नहीं आता बस। हाँ सच में, ये तुम्हें सच में कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बी ऑप्शन प्रैक्टिकल है, यही करना चाहिए। बट प्रिंसिपल में अगर नहीं लिखा है कुछ तुम नहीं अप्लाई कर सकते। यहीं पे वो तुम्हें टेस्ट करेंगे क्लार्क के, तुमने अगर प्रीवियस ईयर लगाए हो। एक ऑप्शन उन्होंने दिया है नॉर्मल वाला डाउरी की, एक उसमें था कि उसका पति उसको मार रहा है, शी शुड रन अवे एंड गो बैक टू हर होम। बच्चों ने टिक भी लगाया ऐसे क्वेश्चन। बट द थिंग इज कि बट यहाँ पे पुलिस स्टेशन जा सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है, बट प्रिंसिपल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो तुमने अपने मन से बोल दिया। कल को अगर यहाँ पे प्रिंसिपल में लिखा हो कि अगर तुम्हें कोई धमकी दे के गया है तो तुमको अपना सर दीवार पे फोड़ना है, तो तुम्हारा आंसर होगा कि इसको दीवार सर पे फोड़ना चाहिए। हाँ अगर प्रिंसिपल मैं कह रही हूँ कि इतना लेवल का भी है कि कुछ धमकी देके जा रहा है तुम अपने ही सर फोड़ लो, तभी तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ब्लाइंडली। ये तुम्हारी करंट अफेयर नहीं चेक करना, तो ये तुम्हारी आप देख रहे हैं कि तुम क्या पढ़ के अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, ये वो चीज़ चेक कर रहे हैं तुम्हारी। तो बी ऑप्शन ही होगा। ए ऑप्शन तो किसी ने नहीं बोला था कि वो भाग जाना चाहिए। अब यहाँ पे आता है कि इमिनेंट थ्रेट मतलब होती है कोई मेरे सामने एक्स लेके रखा हो, मार ही रहा है, दैट इज इमिनेंट थ्रेट। उसने धमकी दिया, वो घर चला गया कि मैं एक्स लाने जा रहा हूँ, उतने चक्कर में तुम उसको शूट वूट नहीं कर सकते हो सेल्फ डिफेंस में। तुम तो सेल्फ डिफेंस में मारने जा रहे हो, तुमने 2 झापड़ मार दिए, ये भी गलत है। जैसे बोला था मुंह की लड़ाई थी, तुम भी मुंह की लड़ाई करो, क्योंकि ऐसे तो हम लोग बहुत धमकी देते हैं लोगों को, तो हमें कोई भी मिसयूज कर सकता है। तुम्हें प्रॉपर एक्स लेके करना है। एक्स भी ऐसी होनी चाहिए कि आदमी को पता होना चाहिए कि हाँ ये इतना इसके अंदर आदमी को पोटेंशियल है कि मुझे मार सकता है। कल को आदमी के हाथ ही नहीं है और वो कह रहे तुम्हें एक्स से मारूंगा, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं। प्रिंसिपल ये है अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी बाय यूजिंग लॉफुल मीन्स। आप लॉफुल मीन्स यूज करके अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। लॉफुल मीन्स मतलब यही हुआ कि तुम बॉम्ब नहीं लगा सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। फैक्ट्स ये हैं कि रामलाल इज ग्रोइंग वैल्यूएबल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन हिज फार्म and he has fenced the farm to prevent the cattle from entering. In addition, he has kept a ferocious dog. Ferocious मतलब पता है ना, जो बहुत violent dogs होते हैं। Ferocious बहुत important word है क्लाट के लिए, लिख दूँ क्या? हो सकता है वो जो violent rape वाले होते हैं, हाँ ठीक है। हाँ 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 वही है, वही है। तो इन एडिशन ऐसे में फैक्ट बता दे रही हूँ, रामलाल था, उसने अपने फार्म में बहुत वैल्यूएबल महंगे वाले वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उगा रखे थे और उसमें से फेंसिंग कर रखी थी ताकि केटल गाय वाय ना आए उस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाले एरिया में। इसके अलावा उसने एक बहुत खतरनाक टाइप का डॉग रख रखा था, ठीक है, कि जब भी कोई गाय आएगी या कोई एनिमल वगैरह आएगा, कोई भी आएगा तो उसको दौड़ा देगा ताकि उसके वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं वो सेफ रहें, ठीक है। कुछ बच्चे पास में खेल रहे थे प्ले ग्राउंड में और एक ही बॉल चली गई फार्म में, क्रोकोडाइल जैसा है।
बॉय आया बॉल पे भागने के लिए और उसने फेंस के पास आ गया, लड़का भागते भागते, उसे बॉल चाहिए और बॉल के लिए शाउट किया कि मुझे बॉल चाहिए, कोई भी हो मेरे को बॉल आके दो, कि ओनर सुन लेगा, बट ओनर वहाँ पे था नहीं। तो वो क्या बोला, तो वो अंदर घुस गया फेंस के नीचे से खिसा खिसक के कि उसको अपनी बॉल चाहिए। डॉग वहाँ पे वेट कर रहा था, मतलब वो गंदा वाला डॉग था ना, काटने का ही वेट करते हैं कोई भी होता है, उसने बच्चे को अटैक किया और उसको बहुत गंदे तरीके से चोट दिया। ठीक है, बच्चे के पेरेंट्स ने, जो फार्म का ओनर है रामलाल, उसके अगेंस्ट कंप्लेन करी है। अब बताना, रामलाल इज लाइबल सिंस एन ऑर्डिनरी बार्किंग डॉग वुड हैव सफिस्ड फॉर द पर्पस। ये कह रहा है ऑप्शन कि वो लाइबल है क्योंकि एक नॉर्मल डॉग भी रख सकता था, अगर पता ही करना था कि चोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना खतरनाक डॉग रखने की क्या जरूरत थी। सेकेंड ऑप्शन है रामलाल इज नॉट लाइबल फॉर द बॉय ट्रेसपासिंग एंड गेटिंग बैडली इंजर्ड इन दैट प्रोसेस। वो कह रहे हैं कि लाइबल, हाँ वही तो करा रही हूँ ताकि तुम लोग को भी कॉन्फिडेंस आए कि तुमसे हो रहा है। नहीं ठीक है। रामलाल इज नॉट लाइबल फॉर द बॉय ट्रेसपासिंग एंड गेटिंग बैडली इंजर्ड, या उसकी प्रॉपर्टी पे आके उसे चोट लगी, तो यहाँ पे रामलाल की कोई गलती नहीं है। दिस इज द सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज रामलाल की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसने फेंस लगाया, उसने डॉग लगाया, एंड ये लॉफुल मीन्स है टू प्रोटेक्ट अ प्रॉपर्टी। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, कि ऑर्डिनरी कुत्ता रखना चाहिए। बताओ। सेकंड, मेरे को एक में डाउट डाउट हो रहा है। बताओ, तो एनालाइज करते हैं कि उसकी गलती नहीं है। देखो देखो, नहीं, बट फेंस लगाया है। ठीक है, हो गया। अब आते हैं ऑप्शंस पे। इनमें से सबसे स्टूपिड ऑप्शन है कि एक ऑर्डिनरी डॉग रखना चाहिए। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। और पहली बात, मेरी मर्जी, मेरे को डॉग रखना है, क्रोकोडाइल रखनी है, कुछ भी रखो, ठीक है, डॉग रख सकते हो आप। डॉग अगर तुम्हारे पास है, बेसिकली डॉग, ये कोई रीज़न ही नहीं हुआ। पहली बात, तुम्हें थोड़ा एक ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जो थोड़ा सेंस बनाए प्रिंसिपल से रिलेटेड। प्रिंसिपल तुम्हारा था कि अ पर्सन इज इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी बाय यूजिंग लॉफुल मीन्स। प्रिंसिपल कह रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को लॉफुल मीन्स से प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे बेसिकली जो तुम्हारा प्रिंसिपल से रिलेटेड होगा, तो भाई प्रोटेक्शन होगा प्रॉपर्टी का या होगा लॉफुल मीन्स का। ये प्रिंसिपल डॉगी चेंज करने की बात नहीं कर रहा है कि अगर आपका डॉग फिरोशियस है तो आप नॉर्मल डॉगी रखो, तो ये गलत हो जाता है। ठीक, बी वाला ऑप्शन है, सॉरी, कि लड़के ने ट्रेसपास किया और उसके चोट लगी उस प्रोसेस में, तो उसकी गलती नहीं है। ट्रेसपास एक टॉट का टॉपिक है, क्या इस प्रिंसिपल में यहाँ पे था? तो रामलाल इज नॉट लाइबल क्योंकि जो फेंस है और जो डॉग है वो लॉफुल मीन्स है अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये प्रिंसिपल से मैच भी कर रहा है। मैं वही बता रही हूँ, लोग मिक्स करके देते हैं और फिर बहुत हेक्टिक हो जाता है समझना। तो जब ना समझ में तो वापस प्रिंसिपल पे जाओ कि प्रिंसिपल क्या कह रहा है। प्रिंसिपल बताता है कि प्रिंसिपल तुमको रास्ता बताता है कि तुम्हें इधर ही देखना है, इधर देखना, नो लेफ्ट नो राइट। जो प्रिंसिपल में अगर उसमें लिखा है ए इज इक्वल टू बी, तो तुम्हें बी आए तो तुम इज इक्वल टू ए ही लिखोगे। ठीक है, एक और करना है, पी वाई क्यों ही है। अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू यूज रीजनेबल फोर्स फॉर सेल्फ डिफेंस। चाहने के में कोई बॉल से मारा तो उसको। फैक्ट्स, गोकुल वॉज लिविंग इन अ फार्म हाउस, ऐसे बता दूँ। गोकुल अपने फार्म हाउस में रह रहा था, कुछ उसके फैमिली मेम्बर्स थे। एक रात में ग्रुप ऑफ रॉबर्स आ गए उसके घर पे, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया सामने का। एंड फिर क्या हुआ, रेसिडेंट्स जो घर पे रहते फैमिली वाले और जो रॉबर्स आते इसमें लड़ाई होने लगी, ऐसे कैसे हो गए, ब्ला ब्ला ब्ला। उतनी देर में गोकुल ने अपनी पिस्टल निकाली और उनमें से एक इंट्रूडर या जो रॉबर जो चोर था उसको शॉट करके मार दिया। शॉट टारगेट पे नहीं लगा और वो जो चोर थे वो घर से भाग गए। उतनी देर में नेबर्स भी आ गए कि क्या हो गया क्या होगा। गोकुल बहुत गुस्से में था और उतने में जो वो रॉबर्स भाग रहे थे उसने उसमें भी शूट 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 करने की कोशिश करी कि बस लग जाए किसी तरीके से। एंड उसके चक्कर में एक नेबर की चोट लग गई एंड उसने गोकुल के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। भाई मुन्ना भैया वाला है आप जो बारात में डांस कर रहे थे। ऑप्शंस, गोकुल इज नॉट लाइबल, दिस एक्शन वाज इन कंटिन्यूएशन ऑफ सेल्फ डिफेंस। वो लाइबल नहीं है क्योंकि एक सेल्फ डिफेंस का। सेकेंड ऑप्शन है गोकुल इज लाइबल क्योंकि उसे समझ में आ जाना चाहिए था कि ही शुड हैव रियलाइज्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ हिटिंग एन इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड। उसे समझ जाना चाहिए था कि अगर वो खुले में ऐसे गोली मारेगा तो जो लोग खड़े हैं उनके चोट लग सकती है। सी, गोकुल इज नॉट लाइबल सिंस हिज एक्ट वाज इंटेंडेड अगेंस्ट द रॉबर्स। उसकी गलती नहीं है क्योंकि उसकी इंटेंशन रॉबर्स को मारने की थी। डी वाला है वन हैज टू कंपनसेट फॉर द इंजरी कॉज्ड ड्यू टू हिज रॉन्गफुल एक्ट।
तो लाइबिलिटी टू कॉम्पनसेट इज रिड्यूस टू द एक्सटेंट द लेटर हैज कंट्रीब्यूटेड टू द एनर्जी थ्रू हिज ओन नेग्लिजेंस, दिस इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस। इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले कौन सा ऑप्शन हटाओगे? तुम डी को हटाना चाहिए ना, कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस। कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस टॉर्ट का टॉपिक है, प्रिंसिपल में ये था कि सेल्फ डिफेंस में आपको रीजनेबल फोर्स यूज करना है। अरे तो एलिमिनेशन ट्रिक जरूर फॉलो करना, इवन तुम्हें दिख रहा है कि यही ऑप्शन है। अगर तुमने एलिमिनेशन से नहीं किया है तुम्हारा आंसर गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बता रही हूँ। हमेशा एलिमिनेशन करना, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी हम जब दो ऑप्शंस पे कंफ्यूज होते हैं तो हम टिक करके क्रॉस करते हैं क्वेश्चन पेपर पे, क्रॉस एंड टिक। तो तुम पेपर चेक करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने दिमाग कहाँ खराब किया है। ठीक है, इनमें से कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस वाला तुम सबसे पहले हटाओगे। फिर तुम्हें ये पता है तुम्हें क्या लगता है लायबल है कि नहीं है? नहीं है? है? नहीं है? नहीं नहीं, नेबर ने कंप्लेन करी है। गोकुल लायबल है कि नहीं गोली से मारने के लिए नेबर को? गोकुल इज लायबल बिकॉज ही शुड हैव रियलाइज्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ हिटिंग एन इनोसेंट बाय स्टैंडर। ठीक है, तुम्हारे ऑप्शंस क्या थे? सी, गोकुल इज नॉट लायबल सिंस एक्स एक्ट वाज इंटेंडेड अगेंस्ट द रोबर्स। इंटेंडेड में आता है कौन सा प्रिंसिपल? इंटेंशन का। तुमने बोला कि मारने की टेंशन रॉबर्ट्स को थी। प्रिंसिपल क्या है? सेल्फ डिफेंस रीजनेबल फोर्स होना चाहिए। तुम्हारे यहाँ चोर आए, लड़ाई हो रही है, लड़ाई में चोट वोट लग सकती है, तब तुमने गोली निकाली, सही है। चोर घर से बाहर निकल रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई एमिनेंट थ्रेट है कि तुम किसी पे गोली चलाओ? नहीं है, ये एक्स वाला हुआ, वो घर जा रहा था, ये चोर आए, लड़ाई वड़ाई हुई, कुछ नहीं चुराया और बस भाग रहे हैं, स्कूटी से भाग रहे हैं। क्या तुम्हें या तुम्हारी फैमिली मेंबर पे कोई बहुत ज़्यादा इमिनेंट डेंजर है जो तुम गोली चला रहे हो? गोली चला तुम किसी की जान ले रहे हो। मानो नेबर की चोट नहीं भी लगती, रॉबर्ट्स बाहर जा रहे हैं, तुमने गुस्से में उन पर गोली चलाई जबकि तुम्हारे पास कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं है, या तो वहाँ से भी गोली आ रही होती, तो तुम्हारी गलती तो हुई ना, क्योंकि तुमने रीजनेबल फोर्स नहीं यूज़ किया है। यही है सेल्फ डिफेंस का कि इमिनेंट थ्रेट होनी चाहिए और रीजनेबल फोर्स। अगर कल को चोर बाइक पे जा रहे होते और वही बाइक से शूट कर रहे होते कि तुमने हमारे दोस्त को मारा, तुमने हमें अटेम्प्ट कैसे किया, चोरी नहीं करने दी, तुम्हें मारेंगे, तो गोकुल रिटेलिएट करने के लिए या अपने प्राइवेट डिफेंस में गोली चलाता, समझ में आता है। बी होगा, ही इज लायबल, क्योंकि ए और सी तो नॉट लायबल वाले थे। तो ना, तो प्रिंसिपल देखो ना, प्रिंसिपल में इंटेंशन पूछा ही नहीं है। प्रिंसिपल वाज ऑल अबाउट सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में वो रीजनेबल फोर्स की बात कर रहा था। 5, ये प्रैक्टिस होगी तो समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मॉक्स में तो प्रीवियस ईयर के देते हैं काफ़ी ट्विस्ट करके, तो तुम्हें मार्क्स आ जाएंगे, अच्छा ही रहेगा। ठीक है, सेल्फ डिफेंस इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल एक्सेप्शन फॉर इंटेंशनली कॉजिंग हार्म। अगर तुम्हें कोई इंटेंशनली हार्म कर रहा है तो तुम सेल्फ डिफेंस एक अच्छा डिफेंस यूज़ कर सकते हो, अगर तुम्हें उसको उल्टा मारा होगा देन। फैक्ट्स, रॉबर्स थे, उनके पास नाइफ्स थी, क्रोबार होता है, हाँ हाँ ठीक है, उन्होंने डोर तोड़ा, फिर से अंदर आ गए। ओनर ऑफ द हाउस ने अपनी गन निकाली और कहा मैं तुम्हें मार दूंगा शूट करके, निकल जाओ मेरे घर से। रॉबर्ट्स भाग भी गए एंड उसके बाद पत्थर फेंकने लगे ओनर पे। ओनर ने खुला फायरिंग करना शुरू कर दिया। हैविंग हर्ट अ गन शॉट, ये आवाज़ सुन के पुलिस आई उसकी जगह पे और उसने कहा कि ओनर को फायरिंग करना रोकना पड़ेगा, हम आ गए। ओनर को लगा कि उसके साथ एक प्रैंक या मिस्टीफ हो रहा है, पुलिस वाला नहीं कोई और है, तब भी वो फायर करने लगा एंड पुलिसमैन को शॉट से इंजर्ड हो गया, उसके भी लग गई, उसकी चोट लगी पुलिसमैन के। रॉबर्ट्स भाग गए उतनी देर में। अब ओनर को पुलिस सर्वेंट ने स्यू किया कि मैं ड्यूटी पे था, तुमने मेरे पे गोली चलाई। ऑप्शंस, ओनर शैल बी लायबल फॉर कॉजिंग हार्म इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज नेसेसरी फॉर सेल्फ डिफेंस। ओनर की गलती है, लायबल है वो हार्म के लिए, क्योंकि उसने जो सेल्फ डिफेंस प्रैक्टिस किया वो मोर देन नेसेसरी था। सेकेंड है, ओनर शैल नॉट बी लायबल फॉर अटैकिंग द पब्लिक सर्वेंट दो ही मे बी हेल्ड लायबल अदरवाइज। पर ठीक है, सुन लिया ना। सी वाला है, ओनर्स एक्शन इज जस्टिफाइड बाय द कंसिडरेशन ऑफ सेल्फ डिफेंस। ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। सी वाला कह रहा है कि ओनर का एक्शन जस्टिफाइड है क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस कर रहा है। ए वाला ऑप्शन है कि ही इज लायबल फॉर कॉजिंग द हार्म क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस से कुछ ज़्यादा काम कर दिया, जितना नेसेसरी था उससे भी ज़्यादा कर दिया। बी ऑप्शन ये कह रहा है कि वो लायबल नहीं है पुलिस सर्वेंट पे अटैक करने के लिए, बट बाकी पे जो पत्थर फेंकने पे उसने अटैक किया है वो जस्टिफाइड है। प्रिंसिपल ये है कि सेल्फ डिफेंस एक एक्सेप्शन होता है अगर आपने जानबूझ के किसी को हार्म किया है।
बी ऑप्शन ये है कि तुम पब्लिक सर्वेंट को मारने के लिए लायबल नहीं हो, तुम पुलिस को मारने के लिए लायबल नहीं हो, बट तुमने चोरों को मारा उसके लिए लायबल हो, ये हट जाएगा। सी वाला है कि ऑप्शन ए इस वजह से है क्योंकि जो पुलिस वाला था वो आया और उसने बोला कि मत करो। कोई भी लड़ाई में अगर आके बोल रहा है कि रहने दो, गन्स नीचे रख दो, तो इमिनेंट थ्रेट नहीं है क्योंकि उतने बीच में वो लोग भाग रहे थे। कोई तुमसे आके कह रहे मत करो, तुमको लग रहा है मेरे को उल्लू बना रहे हैं, तो तुम मत बनो उल्लू, मारने की जरूरत क्या है, मार ही दिया गन से। दिस इज माई पॉइंट। तो थोड़ा सा समझना, एक लास्ट क्वेश्चन है करना है, रहने दे। कोई भी नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाइंड बाय लॉ टू डू इट। मतलब अगर आपको लॉ ऑथोराइज करता है कि आप एक पर्टिकुलर एक्शन कर सकते हो, तो आप उस लॉ को फॉलो करते हुए कुछ भी करोगे वो ऑफेंस नहीं है। जैसे पुलिस के पास पावर है गन वगैरह की सीज करने की, आप उसको प्रैक्टिस करते हुए करते हो तो आपकी गलती नहीं है। फैक्ट्स, ए एक पुलिस ऑफिसर है, वो उसके पास वारंट भी नहीं था और उसने जेड को डराया, और एक जेड वो आदमी है जिसने मर्डर किया है। तो बेसिकली जेड आदमी से मर्डर किया, मैं उसको डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, आई डोंट नो, बट मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं उसको डरा के रखा हुआ है। ठीक है। अप्रीहेंस में ये भी आता है कि उसको रोक, मतलब तुम्हें पता है इसमें ये भी था कि उसको कन्फाइन करके भी रखा हुआ था, मतलब एक जगह रोक के रखा हुआ था कि तुम यहाँ से नहीं निकलोगे, और ये फैक्ट स्टैब्लिश्ड है कि उसने मर्डर किया है, और जेड एक पुलिस वाला है ऑन ड्यूटी। तुम्हारे पे 4 ऑप्शन है। ए इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, बी कह रहा है दैट ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सी कह रहा है दैट ए मे बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, डी कह रहा है दैट ए कैन नॉट अप्रीहेंड जेड विदाउट अ वारंट इशूड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ, यहाँ पे क्या था कि एक आदमी ने मर्डर किया, पुलिस वाला गया, ऑब्वियसली उसको भागने तो नहीं देगा, उसको बिल्कुल डरा के रखा था कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। ठीक, तुम्हें ये पता होना चाहिए गिल्टी है कि नहीं। किसी भी क्वेश्चन में अगर मे भी आएगा हटा देना, लॉ में कन्फ्यूजन नहीं होता है, आइदर वो क्राइम होगा या वो नहीं होगा, मे भी कोई रीज़न नहीं होता। इसमें लिखा था सी वाला था कि शायद गिल्टी हो सकता है, हाँ रिस्ट्रेन वाला, तो हटा दो उसे। डी वाला है कि ए जेड को नहीं हटा सकता बिना किसी वारंट के, जो लॉ कोर्ट ऑफ लॉ ने इशू ना किया हो। जो वारंट इशू होता है उसका बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, लंबा क्या मतलब एक प्रॉपर स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करने के। जैसे अभी जो बीएनएस आया उसके पहले यूपी में केस हुआ था 2015 में, वारंट बनने में बहुत टाइम लगता था, तब तक क्राइम्स में उनको जैसे क्रिमिनल्स को उठाना होता था, मान लो किसी ने किसी का रेप किया, पुलिस को अभी भी वारंट चाहिए, वो जब तक रेप वालों को पकड़ने जाएगी तब तक वो लोग भाग जाते थे रेपिस्ट। ठीक है, तो एक केस यूपी में डिसाइड हुआ था, उसमें उन्होंने हेल्ड किया कि कुछ केसेस मतलब कि वारंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट जो अभी बीएनएस एक्ट आया दोबारा से, उसमें उन्होंने कहा कि वारंट इंपॉर्टेंट है, वापस उस रूलिंग को हटा दिया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि लोग मिसयूज़ कर रहे थे, बिना वारंट के किसी को भी उठा ले रहे, और कहीं ना कहीं विमेन भी मिसयूज़ कर रही थी, जो भी सीन है, बट ठीक है। एनीवे तुम लोग बताओ आंसर। ए नहीं डरा सकता जेड को, ए जेड को नहीं, देखो मैं पूछ बताना, तुम लोग क्या गिल्टी ऑफिसर, वो गिल्टी है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के ऑफेंस, बी कह रहा है कि वो गिल्टी नहीं है, आ चुके हैं जो कि मे बी वाला है कि को सकता बिना के। ठीक है, हमारे प्रिंसिपल पे तुम्हें नहीं पता पहली बात कि मर्डर के लिए वारंट चाहिए कि नहीं चाहिए, पता भी नहीं चाहिए तो प्रिंसिपल में नहीं लिखा है। जब बहुत टेक्निकल डिटेल्स आने लगे कि वारंट चाहिए, कोर्ट भी इशू करे, हो सकता है कोर्ट ना इशू करे, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इशू कर, पुलिस सुपरिटेंडेंट भी इशू कर सकता है वारंट अगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि कोर्ट ऑफ लॉ ही इशू करे, तुमने अपने मन से एग्जाम्पशन बैठाया है ना, तुम क्या हो, तुम अनपढ़ हो, तुम्हें तो प्रिंसिपल में से मतलब है। वो कह रहा है कि अगर पर्सन को लॉ ने बोला है कि आपको ये चीज़ करनी है तो आपको करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया, तो उसको हम हटा देंगे। 2 ऑप्शन बचे, गिल्टी है कि नहीं है, वो गिल्टी नहीं है, ये गिल्टी नहीं क्योंकि वो ड्यूटी पे है, कोई भी पुलिस वाले को पता चलेगा कि इसने मर्डर किया है, तो मैं ऑब्वियसली उसको भागने तो नहीं दूंगी, उसे डरा के रखा है, छुआ हुआ भी नहीं, डराते तो हैं पुलिस वाले, पुलिस की ड्यूटी इंश्योर करना लॉ ऑर्डर, जैसे कि कल को भाग के किसी और को भी रास्ते में मारेगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट ठीक है। फिर आता है थेफ्ट, बोर हो रहे हो तो चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं कुछ, एक सेकेंड एक्ट पढ़ते हैं थोड़ा सा। आई थिंक बोलो ना सर से मेरी सैलरी बढ़ा दो, बोलो सर से जितनी ज़्यादा क्लासेस लें कोई दिक्कत नहीं है। BNS 2023 का एक्ट भेजा है, खोलो।
देखो ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है आर्ट पढ़ना, लॉ करने जा रहे हो, मेरे को यही सब पढ़ना पसंद था। देखो हाँ हमें तो बेयर एक्ट से पढ़ाते हैं। कल मेरा रिजल्ट आया। 8 कोर्सेज है फर्स्ट ईयर में, टोटल आई थिंक 12 कोर्सेज होते हैं। अरे नहीं नहीं बी कोर्स बता रही हूँ। नहीं नहीं बहुत है, बी ए एल एल बी, बी बी एल एल बी कुछ और। हाँ नहीं 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 नहीं, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में लीगल मेथड्स है, वो तुम्हें आर्ट पढ़ना सिखाते हैं, तुम्हें बताते हैं कि लॉ कैसे पढ़ते हैं, लॉ कहाँ से आया है, टॉट्स, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, यही 4 कोर्सेज थे। मेरा सोशियोलॉजी का और टॉट्स का कल आ गया, ए आया, ठीक है। बहुत गंदा है वो। स्टार्टिंग में होता है क्या होता है हमारे यहाँ एनालिसिस में थोड़ा टफ होता है, वो तुम्हें हर क्लास से पहले हर सब्जेक्ट का अराउंड 60 80 90 पेजेस का देते हैं, वो लगा हुआ है कभी कभी पूरी बुक, और वो पीएचडी लेवल का होता है। तो मेरे को रीड करने में भी दिक्कत नहीं, किसी को नहीं होती, बट वो इतनी गंदी इंग्लिश होती है कि चैट जीपीटी पे भी अपलोड करो तो चैट जीपीटी भी समझाता है, तो फिर चैट जीपीटी जाके थोड़ा ईजी करो, ठीक है। तुम्हें वो पढ़ना है, अभी नहीं है, तुमको अपने आइडियाज उसमें मिक्स करना है, बेसिकली बताना है कि हाँ क्या हो रहा है, हर बात पे एग्जाम्पल देने हैं। प्रोफेसर समझाओगे तुमसे क्वेश्चन उल्टा पूछेंगे कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, तो तुम्हें हर क्लास के लिए खुद ही से प्रिपेयर करना पड़ता है, वहाँ जाकर रिवीजन होता है, ऑब्वियसली हम नहीं करते हैं। इकोनॉमिक्स थोड़ा ट्रिकी लगा था मेरे को, माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब इसका रिजल्ट नहीं है सबको लग रहा है। एनएलएस में इफ़ यू पास इकोनॉमिक्स में, क्योंकि लास्ट से 54 में से 37 बच्चे इकोनॉमिक्स की वजह से फेल हुए थे, क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट को नहीं न्यूमेरिकल ग्राफ वगैरह मतलब नहीं होना चाहिए, बस बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। गंदा वाला पढ़ाते हैं वो पियर्सन जो पिंडिक बुक्स जो हाँ पिंडिक इकोनॉमिक्स उसकी उसकी पढ़ाते हैं, वो सीए वगैरह बच्चे लगाते हैं न्यूमेरिकल्स। मेरा इकोनॉमिक का बहुत अच्छा फ्रेंड है, नहीं नहीं पिंडिक का ही है, तो वो था, टॉट्स हो जाता है, नंबर नहीं आते बट ठीक है, ईजी है। आंसर बहुत लॉ के टर्म्स में लिखना होता है, सबसे ट्रिकी होता है जजमेंट पढ़ना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स 30 40 पेजेस के होते हैं, मेरे को समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, तो कुछ बच्चे चैट जीपीटी पे अपलोड कर देते हैं एंड वो जजमेंट पढ़ना सीख जाते हैं। मैंने ये नहीं किया, टाइम लगता है, अब मैं जजमेंट पढ़ना सीख चुकी हूँ। कल को तुम इंटर्नशिप पे जाओगे, मेरा एक फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट में लॉयर का है, वो उसे प्रॉपर जजमेंट पढ़वाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो फेमस जजमेंट है वो 200 300 पेजेस के हैं, और मैं वो पढ़ना पड़ेगा। डिपेंड करता है, जैसे मेरी मम्मा की एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो एक कॉर्पोरेट है सुप्रीम कोर्ट में, उनके सब एडवोकेट्स हैं, वो मेरे को पे करेंगी क्योंकि मेरा सोर्स है, तुम्हारा सोर्स नहीं है। हाँ इनिशियली को फर्स्ट सेकंड ईयर में नहीं होगा, दैट्स वाई कॉलेज इज इंपॉर्टेंट। तो किसी लोकल कॉलेज से तुम्हें लेंगे भी नहीं, जो बहुत बड़े बड़े लर्स होते हैं उनका बड़ा बड़ा नाम होता है कि हमारे कॉर्पोरेट में से उच्च लेवल के बच्चे हैं। द मोमेंट यू शो देम तुम एनएलएस से हो, वो तुमसे खुद से कनेक्ट करेंगे। और हमारे कॉलेज में खुद से इंटर्नशिप्स आती हैं कि हमें बच्चे चाहिए, हमें बच्चे चाहिए, तो हमें बस अपने कॉलेज में हमारे कमिटी है, उसको बस बताना होता है कि मेरी प्रेफरेंस, फॉर एग्जाम्पल मेरे को फैब में हैदराबाद या दिल्ली बॉम्बे चलेगा, मैं इनको बताने में यहाँ यहाँ काम कर सकती हूँ, तो वो जो उस एरिया में अवेलेबल है वहाँ पे भी देते हैं। ये तो इंटर्नशिप नहीं तो पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे लखनऊ में को नहीं करना था, सीनियर्स ने भी बोला कि तुम नेक्स्ट टाइम से करोगे, एक वेकेशन नहीं छूटेगी, अभी थोड़ा सा चिल कर लो। करना भी था तो उन्होंने सीवी मांगी थी मेरी, मेरी सीवी भी उतनी अच्छी है नहीं, कुछ भी नहीं इनफैक्ट। आई थॉट दैट मैं इसमें लीगल अकेडमिक राइटिंग करूँगी, जिसमें आपको रिसर्च करना सीखते हो किसी भी टॉपिक पे, और उसे एक बहुत फेमस वेबसाइट या जर्नल पे पब्लिश कराते हो। अगर आपकी रिसर्च वहाँ पे पब्लिश हो जाती है तो उसका मतलब आपको रिसर्च करनी आती है लीगल, फिर आप उसको अपनी सीवी पे ऐड करते हो कि आपका लिखा हुआ ये आर्टिकल यहाँ पे छपा है। आई एम डूइंग दैट राइट नाउ। हाँ वही है, बट मम्मा ने कहा कि थोड़ा अच्छी जगह जाओ, मतलब घर में करना ही है। हाँ तभी तो कर रही हूँ। वो नहीं पूछ रही है, प्रोसेस पूछा उसने। हाँ हाँ शाम को आ गया था। हाँ अरे एलेट का पेपर था उस दिन, दे के आए थे, शाम में बैठे हुए थे मम्मी ऐसी, मेरे को था मेरे क्लास पे तो वही जाएगा, एलेट में क्यों पढ़ना, उसे चिल देने के लिए आ गई थी करके, बहुत गंदा था। एनीवे बैठी हुई थी, फिर एक वेद गुप्ता करके एक हमारा बैचमेट है, उसका वायरल हो गया कि इसका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। अच्छा हाँ, तो हमने देखा मेरी भी आ गई, अब तो हो गया चिल प्रोसेस। नहीं नहीं सब 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 ऑनलाइन होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है।
वो कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, सबसे पहले सबसे रिजल्ट आया, सबको बता दिया कि मेरा ये रिजल्ट है, तो फिर अपना वायरल भेजा, मेरा आ गया, मेरा आ गया, मेरा आ गया। ऐसा वाला सिस्टम होता है। नहीं नहीं, किसी की लिस्ट नहीं आती, तुम्हारा स्कोर कार्ड आएगा, नाम लिखा होगा, रैंक लिखी होगी, अच्छा सा आता है। तो एनालिस्ट का क्या 5 लिस्ट निकलती है, प्रोविजनल लिस्ट, उसमें काउंसलिंग होती है। तो एनालिस्ट में मैक्सिमम सेकंड तक क्लोज हो जाता है। अब की बार 110 पे जनरल का क्लोज हो गया था। देखो जाती 20,000 है, बट वो फीस में ऐड हो जाते हैं। हाँ ठीक है, 30 के जाती है, बट वो फीस में तुम्हारा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसकी, अच्छी सी पेमेंट हो जाती है। नहीं, उनको 1 साल की ही चाहिए, बहुत सिस्टमैटिक काम है उनका। अभी हमारे वॉशिंग मशीन के ले रहे हैं 15। अरे 110 ऑल इंडिया रैंक पे एनएलएस की सीट्स बंद हो गई जनरल की, जबकि अब की बार सीट्स बड़ी थी, 300 हुई थी। मेरे को प्राइज़ वगैरह मिले थे, खाना ना मिल गया था। हाँ, अभी मेरी मम्मा ने खाना भिजवाया था। पढ़ता है, पढ़ता है बेसिकली। हाँ, तो उसकी गर्लफ्रेंड है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, पढ़ेगा, बट बहुत हेल्पफुल है। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट खोला, आर्ट खोला, मैं पेज नंबर बता रही हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी, फिर से अच्छा लग रहा था दोबारा पढ़ने में। पेज नंबर 2 पे आना। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि काउंटर फीट, ठीक है। काउंटर फीट तब होता है ना जब तुम किसी चीज़ को रिजेंबल करते हो। काउंटर फीट होता है तुमने नोट का प्रिंट आउट किया, पेज नंबर 2 है, देखो पेज नंबर 2 पे क्लॉज 2 पे है, चाइल्ड के नीचे काउंटर फीट लिखा है। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो तुम्हें सर नहीं बताएंगे कि क्राइम में ये होता है कि नहीं होता है, बट ये आ जाता है कहीं से भी। तो जैसे कुछ टर्म्स हो गए काउंटरफीट, तुम्हें पता है, तुमने आंक पढ़ा है, तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पता है कि काउंटरफीट मतलब जब तुम किसी चीज़ से कॉपी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मनी काउंटरफीट, तुमने पैसे के नोट प्रिंट आउट करा लिया बैंक प्रिंटर से और तुम अब उसको यूज़ कर रहे हो, पैसा फेक पैसा यूज़ कर रहे हो, तो वो काउंटरफीट हुआ। 7th वाला देखना, इसमें डिसऑनेस्टली का मीनिंग लिखा है। डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, तुम किसी का लॉस कराओगे या किसी का प्रॉफिट कराओगे डिसऑनेस्टली। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर आप ये डील साइन करते हो मैं आपको 200 करोड़ रुपए दूंगी, ठीक है, बट मेरे यहाँ पे इंटेंशन गलत हैं, ये 200 करोड़ रुपए ब्लैक मनी था जो मेरे को ड्रग से मिले थे, मैं तुम्हें फंसाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं तुम्हारा गलत तरीके से गेन कराने की कोशिश करूँ। गलत तरीके से लॉस भी लोग करवाते हैं कि मैं तुमसे एक ऐसी प्रॉपर्टी का पैसा ले लूँ, साइन भी करवा लूँ जो प्रॉपर्टी है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैंने तुम्हारा लॉस कराया, रॉन्गफुल लॉस कराया, गलत तरीके से लॉस कराया, ये डिसऑनेस्टली होता है। इस पेज पे आना, पेज नंबर 3 पे, ये नया ऐड हुआ है 10th में। देखो जेंडर, इन्होंने बताया कि जेंडर में इन्होंने अपने पूरे एक्ट में ही यूज़ किया है, बट ये ही रेफर करता है मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर को भी। बट एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019 शो हो रहा होगा, इसमें इन्होंने आया कि तब ये बेसिकली ट्रांसजेंडर को इन्होंने ऐड किया, इसके पहले यहाँ पे सिर्फ वुमेन और मेन को इंक्लूड किया था इन्होंने, बहुत जेंडर बायस था। एक सेकेंड, पेज नंबर 6 पे आना, आगे। A sets fire by night to an inhabited house in a large town। बेसिकली क्या है इस पूरे एक्ट में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं यही आते हैं फ्लैट में। मतलब जो स्टोरी वो देते हैं, जो एग्जाम्पल्स वो देते हैं, वो यहीं से लेते हैं। मेरे को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगा था, समझने में एक्चुअली ज़्यादा लगता था, थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज होती है। ये तो मैंने हाईलाइट किया अभी थोड़ी देर पहले। देखो मेरे को पढ़ने की ज़रूरत, क्योंकि इसमें whosoever do this not without this, क्योंकि तो नॉट लो कि तुम्हें वो लैंग्वेज, मैं टफ वाले लगाऊंगी ताकि इंग्लिश से पैसेजेस होते हैं टफ चाहिए थे मुझे ऑलरेडी। ऐड करते हैं कोई पैराफ्रेज की सेक्शन 90 स्टेट्स दैट, तो यहीं से ले रहे हैं।
ये एग्जाम्पल पहले पढ़ने की कोशिश करना, ए सेट फायर वाला। इसमें उन्होंने बोला कि आपने रात में आग लगाई एक टाउन पे ताकि आप चोरी कर पाओ, बट आग लगने से एक इंसान की डेथ हो गई। ठीक, यहाँ पे इवन आपकी इंटेंशन नहीं थी किसी आदमी को मारने की, ठीक है, बट तब भी आपके एक्शन से तो हुआ डेथ, तो ये डेथ वॉलेंटरीली हुई। क्लार्क के पैसेज में वॉलेंटरीली कभी कभी वो उत्तर दे दे समझ में नहीं आएगा, तो जस्ट इसके ऊपर देखो वॉलेंटरीली की मीनिंग लिखी है। तो वही, वो इंटेंशन के बाद वॉलेंटरीली भी लगा देते हैं। करो, मैं तो बताती हूँ भाई, अच्छा लगता है। मैंने भी जो मेंटर अपने लिए थे उनको बताते थे मोटिवेट करने के लिए कि यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है। द गुड थिंग, देखो मेरी अच्छी गई थी। फ्रेशर्स क्या, देखो एक उन्होंने एक उन्होंने वेस्टर्न पे रखा था, इट वाज अ ब्रिजिटन। देखो एक ईएमसी है और एक कल्चरल कमेटी है, वो इवेंट कराती है, कल्चरल मतलब डांस वगैरह कराती है, ईएमसी इवेंट्स कराती है। तो ईएमसी ने क्या कि जब हम आए थे जुलाई में ही, 2 दिन पहले बताया कि हम एक ब्रिजिटन थीम पे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आपको एक दूसरे से बात करें, बेसिकली हम इंटरैक्ट करने को मिलता है। तो ब्रिजिटन थीम पे हम शॉपिंग वॉपिंग करके आए, बट वो पार्टी थोड़ी फक्ड अप थी, वो 7-8 पे बंद हो गया। ऐसे कुछ ज़्यादा हो गया था, डांस कॉम्पिटिशन हुआ था, ग्रुप्स में आ जाओ ये वो। तो कुछ बच्चे बोलो कि ऑब्वियसली थक के सो गए, हमारा हमारा ग्रुप बाहर गया, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड का बर्थडे था, फिर हम रात भर नहीं आए, सुबह आए। बैंगलोर में नहीं, पता नहीं, पढ़ने वाले बच्चे अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे बच्चे नहीं जा पाए, फिर वापस रूम पे आके पढ़ने लगे। मैंने, हाँ ऑब्वियसली मैंने डांस वांस प्रॉपर वाला किया है, कपल डांस किया है, वो ये जवानी दीवानी में ऊलाला वाला नहीं था, उस पर किया है। मैं करती हूँ भाई, डांस वांस में कर लेती हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट कल कॉम का आया, तो वहाँ पे क्या होता है, हाउस जैसे कॉलेज में नहीं होता था रेड हाउस, येलो हाउस, ग्रीन हाउस, वैसे उन्होंने कॉलेज डिवाइड करके रखा है। तो मेरा फिनिक्स है, मैं कलर ही भूल गई, शिट, नहीं ग्रीन नहीं है, आई डोंट नो। तो बहुत फनी कलर्स हैं कि एक का ब्लैक एंड पिंक है, एक का रेड और येलो है, ब्लू एंड, बहुत फनी है। तो वो हाउसेस वाला डांस कंपटीशन था, वो फन था, उसमें प्रॉपर लाइट्स वगैरह लगा रखी थी उन्होंने, सब हो रहा था डांस वांस। अभी रिसेंटली सितंबर में बॉल डांस हुआ, बॉल इवेंट था, पार्टनर्स के साथ आना था। आपको वॉइस क्लास वगैरह भी दे रहे थे, और आपको अनोनिमसली गाना भी बता सकते हो किसी के लिए, सब अंदर हो रहा है। हाँ ऐसा कॉलेज में बॉल डांस बहुत कॉमन है, हर अभी दिसंबर में भी होगा। हाँ हाँ हाँ, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं था, सबके लिए ओपन था बॉल इवेंट। तो उसमें डीजे आया था, और अनोनिमसली एक गूगल पे फॉर्म था, इस पे दे आस्क्ड दैट आपको अगर किसी को गाना डेडिकेट करना हो तो अनोनिमसली कर सकते हो, नाम भी दे सकते हो, लव लेटर भिजवा सकते हो, हम भिजवा देंगे इन ऑल। वो वैसा वाला इवेंट था, तो दैट वाज अ बैंक, अच्छा था। इवेंट्स होते हैं, अभी तो इतने ही हुए हैं। अभी मैं जाऊँगी नवंबर में, तब प्लेसमेंट मिलेंगे। कंपनीज कंपैरेटिवली कम आएंगी, बट ये जो कंपनीज होती है, ये एक तो होती है जो तुम्हारे कैंपस आएंगी, फिर ये इंडिपेंडेंटली भी करती हैं कि तुम सिर्फ सीवी बेस पे तुम्हारा हम लेंगे। ठीक, वहाँ क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे नीचे एनएलयूज के नीचे स्टेट कॉलेजेस भी होते हैं, स्टेट कॉलेजेस के बाद प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, सेमी प्राइवेट भी होते हैं, एफिलिएटेड भी होते हैं। ठीक है, तुम्हें उनके साथ बैठना पड़ेगा, फिर तुम्हारा और स्ट्रिक्ट होगा कि तुम्हारी सीवी में तुमने और क्या क्या किया है, 10-12 इंटरव्यू होंगे। तो बेसिकली उसमें क्या होगा कि तुम्हारे पर्सनल कैपेबिलिटी बहुत देखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बीटेक पे एक गवर्नमेंट कॉलेज से तुमने क्या एलयू से किया, तुम्हारी सीजीपीए 8 है, फिर एक सेकंड बंदे ने आईआईटी से किया, उसकी 4 है, वो प्रेफर करेंगे आईआईटी को, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पढ़ाई टफ होती है। हमारे एनएलएस में मैक्सिमम सीजीपी 6 जाती है, वो भी एक ही बच्चे की आई है अभी तक, मनहर बंसल की। और वो ऐसा है कि उसने अपने फर्स्ट ईयर का आंसर जो उसने लिखा था प्रिंट कराया था, इतना अच्छा था, उस बच्चे की आई। तो अगर कोई रैंडम बच्चा मानो लेलॉइड का कहीं से भी दिखा रहा है कि मेरी 8 7 है, हम 3 दिखा रहे हैं, तो वो हम ही को लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है पढ़ाई टफ होती है। अभ्युदय नाम है, अभ्युदय नाम है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है वो भी, मैं बात करा सकती हूँ, बहुत अच्छा फ्रेंड है। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बहुत जेनविन भी है। क्लाट ओरिजिन एक और फर्स्ट है कभी, क्या नाम है, अभ्युदय तो फर्स्ट ईयर में है। एक वरुण देवाल होगा।
अरे अभ्युदय है, ये फर्स्ट ईयर में है, वो तो कह रही फर्स्ट ईयर में। हाँ हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, मेरे को पता है क्लाट ओरिजिन। पता नहीं, मेरे को सच में नहीं पता। हाँ इसके पापा भी बहुत फेमस है, इसकी पूरी फैमिली यूट्यूब भी चलाती है, इसके पापा की खुद की कोचिंग है। और लोग वहाँ के रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले, बहुत इंटेलेक्चुअल फैमिली, सबने पीएचडी वगैरह करी हुई है, स्कूल भी नहीं जाता था, उसने होम स्कूलिंग करी है। अभी फिर से क्लास दे रहा था, फॉर्म भरा है, हर साल देगा, पढ़ाना होता है उसे। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम प्राइस पे पढ़ाता है बच्चों को, हम लोग तो बहुत हाई चार्ज करते हैं। कोचिंग में मेंटरशिप लेती हूँ, मतलब उन बच्चों को पढ़ाती हूँ जो आसपास शेयरिंग पे नहीं पढ़ पाते, उनको 1-on-1 सेशन चाहिए, टाइम चाहिए, पीपीटी उनको प्रॉपर कोई समझाए कि ऐसा ऐसा, अगर पूरा पेपर एनालाइज करने में हेल्प करें, उनका स्केड्यूल बना के दो। मेरा मन नहीं आने का, कहीं भी जाना है, यहाँ नहीं जाना, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, बाहर खड़ा भी हुआ है, जाना है, बट फ्रेंड्स मेरे हर जगह हो जाते हैं, हर जगह। मम्मा पापा मेरे को निकलने नहीं देते हैं घर, बट मेरे को थोड़ा फन करना है। फरवरी में हम सब फ्रेंड्स एक जगह इंटर्नशिप करेंगे, दिल्ली, बॉम्बे, इधर हैदराबाद, फन होगा। ट्रिप का भी सोच रहे थे, जून में मेरा बर्थडे होता है, मेरे को आना पड़ेगा यहाँ पे 1-2 हफ्ते के लिए। 3 नवंबर को मेरी फ़्लाइट है। तो मैं क्या कह रही हूँ, ये पूरा मत पढ़ना, इफ़ यू वांट, मैंने बस थोड़ा सा हाईलाइट किया था, पूरा हाईलाइट करने को मैं पूरा भी हाईलाइट कर सकती हूँ, मेरे को आर्ट पढ़ने में अच्छा लगता है। नहीं करे तो मैं बताओ, एग्जाम्पल कर दूँगी। हाँ मैं सुबह पढ़ रही थी ना, बता तो रही हूँ, पढ़ना नहीं, बट इफ़ यू गो थ्रू दैट तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखो मैं बता रही हूँ, मोस्ट ऑफ पीपल डोंट डू दिस, मैंने किया था, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि हेल्प होती है काफ़ी। अगर तुम्हें लैंग्वेज समझने में दिक्कत है, लैंग्वेज समझने में दिक्कत नहीं आ रही है, बस रीड, मतलब बस ऑप्शन चूज़ करने में दिक्कत है कि मत करो, कोई पॉइंट नहीं बनता करने का। मेरे तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि ए बी के साथ एक प्लान बनाता है कि वो जेड को पॉइजन दिलाएगा, ये मानी हुई बात है, दोनों में ए और बी में प्लान हो गया कि हम जेड को पॉइजन देंगे, ये अग्री हो गया कि ए जो है वो पॉइजन एडमिनिस्टर करेगा, लेकिन प्लानिंग दोनों की है, दोनों ने हेल्प किया है। हाँ, बी देन एक्सप्लेन्स द प्लान टू सी, मेंशनिंग अ थर्ड पर्सन इज टू एडमिनिस्टर द पॉइजन बट विदाउट मेंशनिंग एज नेम। बी सी से कहता है कि एक कोई है, बताता नहीं है कि ए है, कोई एक है जो इंजेक्शन लगाएगा उसके। सी कहता है कि ठीक है मैं पॉइजन तुमको दे दूंगा, एंड वो डिलीवर कर देता है बी को जैसा वो समझाता है। ए पॉइजन एडमिनिस्टर भी कर देता है, जेड मर भी जाता है। यहाँ पे ए और सी ने कंस्पायर नहीं, यहाँ पे बेसिकली ये था कि मैं समझ में नहीं आया ना बाकियों को, यहाँ पे ये था ए और बी के बीच में प्लान बनता है कि ये जेड को ए पॉइजन देगा, ठीक, इसे अलग से बात करी, हमको जेड को पॉइजन देता है, फिर रैंडम इंसान ए देता है, ये मेरे को पॉइजन डिलीवर करना पड़ेगा। इसे पता है कि पॉइजन यूज हो रहा है, पॉइजन देने के लिए यहाँ पे आता है, ये इसको देता है और ये उसको एडमिनिस्टर करता है और ये मर जाता है। जब बेसिकली ये मर जाता है तो यहाँ पे सी कहता है कि मैंने सिर्फ बेचा था, जब मेरे को डिटेल्स नहीं पता कि कॉमन सेट, एक कॉमन आपका, वो कह रहा है कॉमन इंटेंशन में एक मेन इंग्रेडिएंट है कि कौन मरेगा, मुझे यही नहीं पता, बट उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी ही हुई क्योंकि तुम्हारा जो मेन गोल या एम था वाज टू किल जेड, तुम्हें पता था कि जेड ही मरेगा, तो यहाँ पे इसको हेल्थ लेवल किया गया था। और ये जो इशू है ये अबेटमेंट वाला है, जब आप पीछे बिहाइंड द कर्टन काम कर रहे हो, तो इसे पूरा देखो, पूरा केस लिखा है और लिखा है कि अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, पूरा लिखा हुआ है, तीनों होंगे, बेसिकली ये मर्डर के लिए होगा, ठीक है, इनका जॉइंट प्लान था मर्डर करने का, तो ये इसका भी है, बट ही विल बी हेल्ड फॉर अबेटमेंट क्योंकि पीछे से काम कर रहा था। अच्छा बट देखो तुम, ये मैंने एक्ट से देखा ना, ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये एक्ट से आएंगे। आई थिंक मैं क्या करूँगी नेक्स्ट क्लास में, कॉपी पेस्ट करके एक समरी ऑफ एग्जाम्पल्स ही दे दूँगी।